और आपको नहीं लगता वो आग थोड़ी सी बुझ रही है अब और थोड़ा सा चैलेंजिंग है मार्केट के अंदर? ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही मार्केट खत्म हो गई है। 20-22 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 मिनट में प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट हो गया और वहीं पूरी मार्केट में ट्रेडर को चैलेंज है, वो एग्जिट नहीं कर पा रहा। रियल एस्टेट के अंदर टॉप 7-8 सिटीज में आपके पास अच्छे ऑप्शंस प्लॉटेड में भी मिलते रहते हैं। इट इज जस्ट कि आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। रोटी कपड़ा मकान, वो मकान कहाँ गए जो हर किसी की इंडिविजुअल का हक है वो लेना कि बजट हाउसिंग वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इवेंचुअली आप देखो प्रॉपर्टी का प्राइस कैसे बढ़ेगा जब वहां पहुंचना उस लोकेशन में आसान होता चला जाएगा। एआई इंपैक्ट कर रहा है, राइट? आईटी, अगर किसी का ले ऑफ हो रहा है स्पेसिफिकली आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ रुपए हो गई कुछ सालों में, बट वो 40,000 रुपए का जो रेंट है वो 80,000 क्यों नहीं हुआ? एक भविष्यवाणी देके जाता हूँ, ये 2 साल बाद ना बहुत सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा होगा। रियल एस्टेट का एक आपको लगता है ग्राफ, एक सेंसेक्स होना चाहिए जो वो मेजर करे कि रियल एस्टेट अभी तक कहाँ पहुंचा है। पहली बार मुझे लगता है रियल एस्टेट में हुआ है कि प्राइस रिड्यूस करके इन्होंने फिर दोबारा से लॉन्च किया है। काफी लोग भड़के हुए थे इस चीज पर। पीएसओ रखा हुआ है? अभी नहीं है, रख लो पहले। रख लेते हैं, बिल्कुल रख लेते हैं। 2 रखना। जो सबसे बड़े साइज है वो पहले बिके 5 BHK के। क्यों? कहीं पे भी पैसा बनेगा या नहीं बनेगा उसका एक ही लॉजिक है, डिमांड वर्सेस सप्लाई। जैसे गुड़गांव में अफोर्डेबल्स आए, नोएडा में अफोर्डेबल्स क्यों नहीं है? बाय व्हेन नो वन इज बाइंग, सेल व्हेन नो वन इज सेलिंग। ग्रेड ए बिल्डिंग्स, ग्रेड ए कंपनीज क्यों नहीं आ रही है? सही लॉजिक से प्रॉपर्टी खरीदी है तो एक तो स्टैग्नेंसी के टाइम, मंदे के टाइम आपकी प्रॉपर्टी सबसे पहले बिकेगी और सबसे ज्यादा प्रीमियम उसमें ही आएगा। 5 साल में नोएडा को आप कहाँ देखते हो? ऑब्वियस सी बात है कि जितना प्राइस 2020-21 के बाद 2023-24 तक बढ़ा है उतना आगे नहीं बढ़ना था। एमिटी यूनिवर्सिटी से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 60 किलोमीटर है और अगर मैं यही आईजे एयरपोर्ट देखूं तो 32 किलोमीटर। नीता अंबानी जी को देना चाहिए था फिल्म सिटी। वॉर की वजह से कितना नोएडा रियल एस्टेट के अंदर इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो क्रेजी और था। इसको कनेक्ट करना आईटी के साथ भी। ओ भाई साहब। So hi everyone, welcome back to the another exciting podcast on Estate India channel. आज हम डिस्कशन कर रहे हैं नोएडा रियल एस्टेट 2026 की। इससे पहले जो डिस्कशन हम लोगों ने करी थी सेम गेस्ट के साथ, वो 2025 नोएडा की मार्केट के बारे में डिस्कशन करा था। कैसा चल रहा है मार्केट, क्या नए लॉन्चेस का फीडबैक है, इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज, प्रोस कॉन्स, सारी डिस्कशंस करी थी जिसके मैं सवाल लेके आया था। आज थोड़ा सा हटके हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि जो पुरानी वीडियो जो हमारी वायरल हुई थी जिसमें बहुत अच्छे व्यूज आए थे, लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसमें काफ़ी कमेंट्स भी थे जो लोगों के आए थे। सो वो मैं आज आपसे पूछूंगा, आपको एड्रेस करना है, उसके बारे में बोलना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जब लोग कमेंट्स करते हैं तो हम इंडिविजुअली नहीं बता पाते, कमेंट्स रिप्लाई नहीं कर पाते। इससे बेटर है कि हम एक अलग से वीडियो में मैं बहुत छोटे छोटे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के हैं वो मैं आपसे पूछूंगा। इसके अलावा नए लॉन्चेस, इसके अलावा मार्केट की हर माइक्रो मार्केट के थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, या जो इन्वेंट्रीज पड़ी हैं उसको सेल करना है, वो भी डिस्कशन करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दबाना, और कोई भी डिस्कशंस आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्कशन करनी है तो नीचे नंबर पे आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो वोंट टेक मच टाइम, लेट्स वेलकम सौरभ शर्मा। कैसे हैं भाई आप? थैंक यू अंकित भाई, इट इज़ अगेन अ प्लेजर। वी आर डूइंग दिस फॉर द सेकेंड टाइम एंड यू आर किलिंग इट ऑन यूट्यूब। आई विश कि आप रियल एस्टेट पॉडकास्टिंग में यू विल बी द फर्स्ट पर्सन पैन इंडिया जो रियल एस्टेट पॉडकास्टिंग एज एन इंडस्ट्री स्टार्ट कर पाए। क्या बात है भाई, आप नहीं करोगे तो वरना मैं कर लूँगा। और बोल भी वही रहा है जिनका मुझे कंटेंट भाई बहुत अच्छा लगता है आपका। अभी लास्ट कल ही मैं आपकी एक वीडियो भी देख रहा था, एक कंटेंट और उसमें पूरा जान डाल देनी एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आई लर्न बीइंग अ रियलिटर में बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ आपसे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, सबसे पहला मेरा जो सवाल है, लास्ट वीडियो में ना हमने एक बात करी थी कि रियल एस्टेट मार्केट में इतनी आग क्यों लगी हुई है, राइट? और आपको नहीं लगता वो आग थोड़ी सी बुझ रही है अब और थोड़ा सा चैलेंजिंग है मार्केट के अंदर? और क्योंकि गुड़गांव की हवा जैसे नोएडा में पड़ी थी और वही गुड़गांव की मार्केट की हवा कहीं ना कहीं नोएडा में भी पड़ रही है। राइट। देखो, इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा अंकित भाई कि आपको शायद याद होगा लास्ट वीडियो में भी, लास्ट जब हम बैठे थे तो मैंने आपको ये बोला था कि डिमांड सप्लाई दो ही मेट्रिक हैं किसी भी रियल एस्टेट को जज करने के, कि या नॉट जस्ट रियल एस्टेट,
कहीं पे भी पैसा बनेगा या नहीं बनेगा उसका एक ही लॉजिक है, डिमांड वर्सेस सप्लाई। राइट। मैंने आपको बताया था, आपको शायद ध्यान होगा या नहीं होगा, कि अब गोइंग फॉरवर्ड हम बात करना शुरू करेंगे सप्लाई के बारे में भी, कि किस तरह के एसेट की सप्लाई बढ़ेगी, उसकी डिमांड अगर कम होगी तो उसका प्राइस कम बढ़ेगा या ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको मैं इसको ना दूसरे कॉन्टेक्स्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आज का मार्केट किस तरह का है। आप ऐसे अंडरस्टैंड करो कि एक आदमी है जो एम्प्लॉयड है, कहीं सैलरीड है, एक आदमी है जो बिजनेसमैन है, एक आदमी है जो पॉलिटिशियन है, एक आदमी है मान लीजिए जो सेलिब्रिटी है, एक्टर है या क्रिकेटर है, और एक आदमी है जो इन्वेस्टर है। ठीक है, तो कवि क्या कहना चाहता है उसके लिए ऑडियंस का ध्यान चाहिए वरना कवि का माइंड चेंज होगा। तो मैं आपको खैर ये कह रहा था कि जितने भी तरह के लोग हैं उसमें से मैं सबसे ऊपर मानता हूँ इन्वेस्टर को। ठीक है, इन्वेस्टर कौन है? जिसने शुरू से अपनी कमाई से ज़्यादा कमाया, अपने खर्चे से ज़्यादा कमाया, जो पैसा बचा उसकी मजबूरी है कि उसको इन्वेस्ट करना है, लगा दिया। इन्वेस्टर ही एक ऐसा आदमी है, इवेंचुअली आप पैसे से क्या खरीदना चाहते हो? पैसे से टाइम खरीदना चाहते हो ना, कि आप पैसा ज़्यादा कमा लो, आप ज़्यादा फ्री हो पाओ। तो इन्वेस्टर कौन आदमी है? जिसने अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां से जो पैसा कमा रहा है। जैसे धोनी है फॉर एग्जाम्पल, धोनी क्रिकेटर नहीं है ना, आज इन्वेस्टर है। जहां जहां उसने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, विराट कोहली इवेंचुअली इन्वेस्टर बन जाएगा। 1-8 कम्यून में होगा, रेस्टोरेंट चल रहे होंगे, जूते बिक रहे होंगे, टी शर्ट बिक रही होंगी। बेस्ट आदमी कौन है? जिस पे सबसे ज़्यादा टाइम होगा, वो इन्वेस्टर ही बन सकता है। कमिंग बैक टू जो हीट वाली बात आप कर रहे हो कि कितना गुड़गांव में पहले था, आज है, क्या उसका इम्पैक्ट नोएडा पे भी आया कि नहीं आया? देखो, इन्वेस्टमेंट कभी नहीं रुकेगी। जो भी आदमी अपनी कमाई से ज़्यादा, खर्चे से ज़्यादा कमाएगा, जो पैसा उसके पास बचेगा, उसकी मजबूरी है कि उसे कहीं लगाना है। अब इस गेम को आप इक्विटी में खेलो, आप गोल्ड में खेलो, कमोडिटीज़ में खेलो, राइट, आप फ्यूचर ऑप्शंस में खेलो, आप रियल एस्टेट में खेलो, आप दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, 12 महीने का काम है ये। ऑब्वियस सी बात है कि जितना प्राइस 2020-21 के बाद 2023-24 तक बढ़ा है, उतना आगे नहीं बढ़ना था। अगर उतनी ही तेजी से बढ़ता चला जाता तो अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना, जो हो भी गई है, कि एक लेवल है बढ़ने का, उतनी तेजी से इनकम थोड़ी बढ़ रही है। तो जो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ रहे थे वो थोड़े कम हो गए हैं। पहले हर प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ रहे थे, अब 10 में से 2 या 3 अच्छे ऑप्शंस होंगे, तो वो कभी खत्म नहीं हो रहा। जैसे अब ओबरॉय का भी आप देखो, गुड़गांव में द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। आई वाज अबाउट टू से दैट। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि 20-22 करोड़ की प्रॉपर्टी एक दिन ही 4 मिनट का, आई थिंक वो कुछ रील्स वगैरह चल रही है, 4 मिनट में प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट हो गया, राइट? और वहीं पूरी मार्केट में ट्रेडर को चैलेंज है, वो एग्जिट नहीं कर पा रहा। यार वो एक्चुअली पता है क्या, वो ट्रेडर ना कुछ लोग हैं जिन्होंने हल्ला बहुत ज़्यादा कर रखा है। 10 लोग हैं, पर वो 10 जो 90 लोग सेटिस्फाइड हैं, जो 90 लोगों ने थोड़े लॉन्ग टर्म से खरीदा हुआ था, वो इतना शोर नहीं मचा रहे। जो 10 लोग थे जिन्होंने इस वादे पे खरीदा था कि कल को मैं आपको एग्जिट करा दूंगा और अगली डिमांड की उनके पास पैसे नहीं है, वो शोर इतना मचा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही मार्केट खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है ना। ओबरॉय इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। 20 करोड़ ये ट्रेडर तो नहीं है, लॉक इन पीरियड भी है उनका रीसेल के लिए, और ये ऑल चेक है। 20 करोड़ 30 करोड़ वाले कच्चे वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन 20-30 करोड़ वाले पक्के वाले बहुत लिमिटेड लोग ही होते हैं। और वो जो 3-4 मिनट वाला है, वो तो ये था कि EOI का सबमिशन का एक टाइम, मैं समझ गया, वो उस तरीके से जो वर्किंग है वो काफी टाइम पहले से होती है। अच्छा, कच्चे की आपने बात करी, इसको ज्यादा खींचेंगे नहीं हम लोग कैमरा में, बट आज मैक्सिमम 90% जो डेवलपर्स हैं ये सारे के सारे लिस्टेड हैं या ऐसे ब्रांड्स हैं जो भी कंपोनेंट नहीं लेते हैं, उसके बाद भी मार्केट में सोल्ड आउट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो परसेंटेज, वो लोग जो कि इसी चीज़ों में अपना एडजस्टमेंट, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको पता है यही सबसे बड़ा हाई टिकट साइज में चीज़ें होती थी, और तो कहाँ से आ रहे हैं वो लोग जो पूरा पक्के का पैसा दे रहे हैं? भाई देखो, इंडिया ABCD 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सारा गेम ना इंडिया A के लिए चल रहा है। हाँ, अब ओबरॉय जो नहीं अफोर्ड कर पाएगा, जैसे ओबरॉय भी एक ऐसा टिकट साइज है, उससे ऊपर ढालियास भी है, कमेलियास भी है, नीचे 8-10 करोड़ वाले भी थे, ये 20 से 30 करोड़ वाली रेंज है, और फिर एक 100 करोड़ वाली रेंज है। हर इंसान जितना कमाता है, जिस सोशल सर्कल में रहता है, उसको लगता है कि दुनिया उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। माने कि अगर मैं महीने के 2 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे दोस्त यार सब 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए कमाते हैं, मुझे ऐसा लगेगा कि दुनिया इसी के अराउंड घूम रही है। अलग अलग आदमी अलग अलग बातें कर रहा है। कोई कह रहा है कि मुझे 2.5 करोड़ की घड़ी मंगानी है दुबई से, तो यहाँ से मैं उसके अराउंड डिस्कशन कर रहा है। कोई कह रहा है कि ये बबल फट जाएगा। तो हर आदमी ना अलग अलग डिस्कशन कर रहा है। ओबरॉय का बिकने का सबसे बड़ा रीज़न था सोशल सिग्नल। इट वॉज एक्सक्लूसिविटी, द ब्रांड एंड सोशल सिग्नल, कि मैं ओबरॉय 360 नॉर्थ, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही बन सकता था, तो मेरा उसमें घर है, वो सोशल सिग्नल है।
सिमिलरली बहुत सारा रियल एस्टेट आप ऐसे मान के चलो जो अपग्रेड को केटर करेगा कि मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मुझे एक अच्छी सोसाइटी में शिफ्ट करना है, वो दिस विल नॉट गो रॉन्ग. द ओनली डिफरेंस वुड बी कि जो एक्सपेक्टेशन है आपकी 2020 से 2023 वाली, वो फुलफिल नहीं होगी, उतनी तेज़ी से नहीं ग्रो करेगा. लेकिन आप मान के चलो कि रियल एस्टेट के अंदर इट विल ऑलवेज बीट इन्फ्लेशन बाय डबल. मैंने एक पॉडकास्ट देख रहा था किसी का, उसने कहा ब्रांडेड रेजिडेंसीज ना आज के समय में लोग आरओआई के लिए नहीं ले रहे हैं, आरओए की वजह से ले रहे हैं. आरओए इज रिटर्न ऑन ईगो. कि मेरे पास एक, क्योंकि मैं अब गाड़ी ले ली, मैंने सब लग्जरी ले ली, और इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कुछ ब्रांडेड चीज़ होनी चाहिए जो मैं कल को शो ऑफ कर सकूं. तो ये है. और देखो इवेंचुअली मैंने आपको वही तो बता रहा हूँ कि जो आदमी अपने खर्चे से ज़्यादा कमाएगा ना, वो जो पैसा, अगर आप साल के 1 करोड़ कमा रहे हो, आप साल में 50 लाख खर्च कर रहे हो, उस 50 लाख को कहीं तो लगाओगे. अब जिसमें आपकी पकड़ ज़्यादा है, आपको लगता है कि आप स्टॉक मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप कमोडिटीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो. जैसे MCX जो कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग है, गोल्ड सिल्वर की, वो ब्लड बात है मेरे लिए. हो सकता है कोई उसमें कमाता हो. मेरे लिए इक्विटी इन्वेस्टिंग, स्टॉक में इन्वेस्टिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ गेम मेड बाय द रिच टू अट्रैक्ट मनी फ्रॉम मिडिल क्लास, कि एक साथ खींच लूँ मैं मैग्नेट की तरह सबको इकट्ठा करके. मुझे तो IPO का धंधा, इक्विटी का धंधा ये लगता है. मुझे रियल एस्टेट समझ में आता है, तो मैं जो कमाऊंगा मैं रियल एस्टेट में लगाऊंगा. किसी और को कुछ और लगता है, आप पर इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना आपको. आप कमोडिटी, आप प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो, आप मार्केट चेंज कर सकते हो. जैसे हम बोल रहे हैं ना कि इंडिया का रुपी अगेंस्ट डॉलर बहुत टूट गया, और उसका रीज़न दे रहे हैं कि FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ से पैसा निकाल के एग्जिट ले लिया. पर उन्होंने अपना धंधा इन्वेस्टिंग का तो नहीं रोका ना, वो ताइवान चले गए. अब मान लो सेमीकंडक्टर AI की स्टोरी चल रही है ना, तो जो स्टोरी में वहाँ पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ कर लेंगे. दोबारा इंडिया में कोई नई स्टोरी प्ले आउट हो जाएगी तो यहाँ दोबारा आ जाएंगे. तो इन्वेस्टिंग 12 महीने की है. आप वही गेम खेलो जिसमें आपकी पकड़ ज़्यादा है. सो आपको क्या लगता है शेयर मार्केट, या मैं अगर गोल्ड सिल्वर की बात करूँ, तो लोग आज भी इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से देखते हैं? जैसे अगर रियल एस्टेट वाला पैसा मान लो मेरे पास 2 करोड़ पड़ा है, देयर आर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट्स, हु वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड. तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे कि लगाना चाहिए इस टाइम पे, रियल एस्टेट में एंटर करना चाहिए, या बेटर गो विद द? देखो अब जैसे इसको मैं कैसे बताऊं आपको, क्योंकि आपको लगता नहीं है दिवाली के टाइम पे अब गोल्ड बढ़ेगा, जो हर बार की तरह होता है? बहुत बड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गया. मैं ये बोलूँगा कि अगर आप उस गेम को अंडरस्टैंड करते हो, एज ए लेमैन मैं अगर ऐसे बोल दूंगा ना कि अगर मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं सिर्फ ऐसे बोल दूंगा कि आप खरीद लो या मत खरीदो, वो इररिलेवेंट हो जाएगी बात. अगर आपको लगता है, जैसे मेरे ना किसी से बात हो रही थी मर्चेंट बैंकर से, आई विल टेल यू एन एग्जांपल. एक मर्चेंट बैंकर से मेरी बात हो रही थी, तो मैं उनसे ऐसी बात कर रहा था कि लेंसकार्ट का IPO का इतना प्राइस में लिस्ट होगा, उसकी कंपनी की तो इतनी वर्थ नहीं है, तो इस प्राइस में होगा तो इसमें तो रिटेलरों को पैसा नहीं बनेगा. जैसे टेस्ला, इसका SpaceX का भी जब IPO आया है, तो जिस प्राइस में लिस्ट हुआ था, फिर वो 2 दिन बाद जिस प्राइस पे चला गया था, आज उससे 20% 25% नीचे है. आ गया, बिल्कुल. ठीक है. तो अगर आप उस गेम को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो खैर मैं मर्चेंट बैंकर का आपको ये बता रहा था, तो मेरी उससे बात हो रही थी कि यार हाउ डू टेक इट कि रिटेल में लोग पेटीएम में जिन्होंने IPO में लाइन लग के इन्वेस्ट किया था, आज उनका शेयर प्राइस उससे 1/3 है. फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं पता मुझे, बट काफ़ी कम है. पेटीएम जिस प्राइस में लिस्ट हुआ था और आज उसका जो प्राइस है. तो मैंने उस मर्चेंट बैंकर से पूछा कि यार ये तो आपकी गलती है, आपने उसको हाई वैल्यू पे लिस्ट क्यों कराया. बोला मर्चेंट बैंकर का बिजनेस है अपने क्लाइंट को से जो हम फीस चार्ज कर रहे हैं, right, उसके अगेंस्ट उसके स्टॉक प्राइस को हाई वैल्यू पे, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू पे लिस्ट करा पाना बाजार में. पेटीएम के फाउंडर का जॉब है अपने इन्वेस्टरों को बेस्ट रिटर्न देके एग्जिट दिलाना, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका काम है कि जिन जिन लोगों का पैसा इकट्ठा करके वो ये VC फंड्स मैनेज कर रहे हैं, कि उनको बेस्ट रिटर्न दिलवा पाना. राइट. रिटेलर का काम था उसमें इन्वेस्ट करना. हम तो किसी के घर में जाके नहीं किसी को बोल के आए कि आप हमारे IPO में पार्टिसिपेट करो. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन ओनली कि वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा आउट ऑफ ऑल दी ऑप्शंस. मेरे हिसाब से safer side I feel are 3 options. One is gold always, second would be real estate for me, third would be अगर आपको जाना ही है ना तो more than equity I would suggest maybe bonds, जो corporate bonds, जो government bonds होते हैं, fixed returns वहाँ से मिलते हैं. equity का गेम मेरे को इतना समझ नहीं आता. तो जिनके पास पैसे वैसे ही कम है, या 10 15 20 25 30 लाख रुपए हैं, तो वो रियल एस्टेट का ऑप्शन वैसे ही उनको नहीं. अब हम नहीं, ऐसा नहीं है. पहले जब नोएडा और गुड़गांव तेज़ी से बढ़ रहे थे,
उस टाइम नोएडा और गुड़गांव हम ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे। राइट। हमें भी पता है कि ओवरऑल 1 करोड़ के टिकट साइज के आसपास के इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती हैं। बिल्कुल है। अगर आपके पास 10-20 लाख रुपए हैं तो पहले तो आप अपने ऊपर ही लगाओ वो पैसा। पहले तो आप उसे अपनी साइड हसल में, बिजनेस में कोशिश करो कि आप कैसे और ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। जब आपके पास एक लेवल से ज़्यादा पैसे आ जाएंगे ना, तो आप रियल एस्टेट के अंदर टॉप 7-8 सिटीज़ में आपके पास अच्छे ऑप्शंस प्लॉटेड में भी और हाई राइजेस में भी मिलते रहते हैं। इट इज़ जस्ट कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं यहाँ पे रोकता हूँ आपको। आपने बोला 1 करोड़ के लोग सबसे ज़्यादा है, राइट? तो इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल ये है कि अथॉरिटी पूरा का पूरा डेवलपमेंट कर रही है नोएडा में, राइट? उनको पता है मेजॉरिटी ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो 1 से 1.5 करोड़ में फॉल करती है। यू आर कमिंग अप विद द ब्रांडेड रेजिडेंसेस, राइट? नोएडा अथॉरिटी इज नॉट, नोएडा अथॉरिटी का काम थोड़ी ब्रांडेड लाना। आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। मतलब हाई टिकट साइज के लैंड जितनी भी बिक रही है, जो ऑक्शंस बिकते हैं, राइट? तो क्या अथॉरिटी को ये नहीं देखना चाहिए कि ये वाले लोग छूट रहे हैं, हमारे पास लोग छूट रहे हैं, जिनको हमें केटर करना चाहिए? ठीक है। अब आपको अपॉर्चुनिटी मिली पैसा कमाने की नोएडा में, ऐसा ही है कि जहाँ पे आपने देखा कि यार अब तो 90 डेज के अंदर पूरी डाउन पेमेंट करनी है, ऑक्शंस में लगा रहे हैं और डेवलपर्स आ रहे हैं और अपना देखो हम कम्युनिस्ट कंट्री में नहीं है, हम कैपिटलिस्ट कंट्री में है। दुनिया अच्छी हो जाएगी, दुनिया मेरे बारे में सोचेगी, ये राम राज्य होगा, कोई किसी से छीना झपटी नहीं करेगा, सब अच्छा ही सोचेंगे एक दूसरे के लिए, ऐसा तो नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज यू वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पर भाई रोटी कपड़ा मकान ये शुरू से बोला जाता है, तो वो मकान कहाँ गए जो हर किसी की इंडिविजुअल का हक है वो लेना कि बजट हाउसिंग वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए? आपने वो चीज़ बोली तो मैं उस चीज़ को नहीं, आप सही कह रहे हो। मैं तो इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। आप मुझे बताओ बजट हाउसिंग आप किस टिकट साइज के लिए बोलोगे? टॉप सिटीज़ जैसे लेट्स स्टिक टू नॉर्थ इंडिया, नोएडा और गुड़गांव में बजट हाउसिंग आप किस टिकट साइज को बोलोगे? स्टार्टिंग विद 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ के आसपास को भी मैं बजट हाउसिंग आज के समय मांगता हूँ, है ना? हाँ जी। पहले का करोड़पति और आज के करोड़पति में फ़र्क है, मतलब 1 करोड़ तो इरेलेवेंट होता चला जा रहा है। बट 60, 70, 80 लाख रुपए को आप बोलोगे कि अगर इस तरह का मकान है तो वो बजट हाउसिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? आप मुझे बताओ 70-80 लाख के मकान हैं गुड़गांव में? आप बोलो नहीं है। अथॉरिटी के हैं, अफोर्डेबल वाले अफोर्डेबल वाले हैं, यस। तो ऐसा तो नहीं है कि मकान नहीं है। अब आपको ये किसने, वो भी 1 करोड़ के हो चुके हैं अब। हाँ ठीक है, बट पर 70-80 लाख के भी मिल जाएंगे। सारे तो 1 करोड़ के नहीं हुए होंगे, 70-80 लाख में मिल जाएंगे। तो ये नवाबी कैसे हो सकती है कि मैं कॉलेज के टाइम पे मैं कॉलेज में मस्ती करूँगा, मैं फूकूँगा, मैं एंजॉय करूँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा। फिर मैं पहले तो मैंने 12th में भी बहुत अच्छा काम नहीं किया, मैं बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं गया। फिर मैं कॉलेज में भी मस्ती करी मैंने, और उसके बाद मैं जॉब जहाँ कर रहा हूँ वहाँ भी मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा। और मुझे मकान वहाँ चाहिए जिस बंदे ने UPSC क्रैक किया, जिसने IIT क्रैक किया, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। मुझे उसी सोसाइटी में क्यों रहना है जहाँ 4 करोड़ का घर है? प्रॉब्लम तो ये है। ऐसा तो नहीं है कि 70-80 लाख का घर नहीं मिल रहा, मिल रहे हैं आपको शहर के बीच में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सेक्टर 151 में जहाँ एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट आया था, उसके पीछे काउंटी का प्रोजेक्ट आया था, उसके पीछे 3rd लैंड और 4th लैंड ऑक्शन में जस्ट अभी अलॉट हुए हैं। उसमें 4था लैंड गोदरेज ने लिया है। उसका तकरीबन 250 करोड़ के आसपास का रिजर्व प्राइस था। अथॉरिटी ने रिजर्व प्राइस निकाल दिया, उसमें अलग अलग डेवलपर्स ने पार्टिसिपेट किया, जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको लैंड दे दिया। गोदरेज ने लिया वो लैंड, वो तकरीबन 325 या 350 करोड़ के आसपास का था। इसमें आप लीज रेंट ऐड करो, रजिस्ट्री ऐड करो, जो ऊपर के लाइजनिंग के खर्चे होते हैं वो सब ऐड करो, तकरीबन मान लो 450 करोड़ के आसपास का वो लैंड पड़ा। अब मैं आपको एक सिंपल मैथ्स बताता हूँ। 5 एकड़ का लैंड, इसको मैं स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये ऑप्शन आंसर 5 एकड़ की, 5 एकड़ का लैंड है, ठीक है? तो 300 करोड़ बता रहे हो आप। 350 करोड़ के आसपास का प्लॉट का प्राइस, प्लस रजिस्ट्री, प्लस लीज रेंट, प्लस लाइजनिंग के भी खर्चे हैं, जमीन लेने में बहुत ऊपर नीचे के खर्चे होते हैं। तो 5 एकड़ इंटू 4840 गज में हो जाएगा, इंटू 9 करूंगा स्क्वायर फीट में हो जाएगा, 2,17,800 फुट जमीन है वो, ठीक है? उस सेक्टर का FAR है 3.5, ठीक है? इंटू 3.5 करता हूँ, 7,62,300 स्क्वायर फीट वहां पे बिल्टअप एरिया बन सकता है, ठीक है? इस पर मैं 40% लोड कर देता हूँ। वैसे 30-35% होता है, बट 40 पकड़ लेता हूँ कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे। प्लस 40% लोड कर लेता हूँ, 10,67,000 स्क्वायर फीट उस 5 एकड़ के लैंड पे बन सकता है, ठीक है? अब आप बताओ कि लेट्स से हम ये बोलते हैं कि यार बिल्डर जो है आजकल इतने बड़े बड़े घर क्यों ला रहे हैं, इतने महंगे महंगे अल्ट्रा लग्जरी क्यों ला रहे हैं? मैं ये मानता हूँ कि लेट्स से आइडियल साइज
2 बेडरूम 1250 स्क्वायर फीट सुपर एरिया, 3 बेडरूम 1750 स्क्वायर फीट और 4 बेडरूम 2250 स्क्वायर फीट एग्जाम्पल के लिए, तो एवरेज हो गया 1750 स्क्वायर फीट, राइट। ठीक है। और मैं मान रहा हूँ कि उसमें सारे फ्लैट तीनों साइजेस के बराबर बराबर होंगे, जितने नंबर ऑफ 2 बेडरूम होंगे उतने नंबर ऑफ 3 बेडरूम होंगे, उतने ही नंबर के 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट या 4 बेडरूम जो भी आएगा। अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 1750 से, 609 फ्लैट बनेंगे 5 एकड़ में। अब मुझे बताओ 120 यूनिट पर एकड़ की डेंसिटी में नोएडा एक्सप्रेस वे पे खरीदोगे? नहीं जी, मुझे तो 60 यूनिट पर एकड़ वाला चाहिए, है ना। पहला सवाल यही आएगा, मुझे 70-80 ओपन भी चाहिए, राइट। ठीक है, मैं इसी कैलकुलेशन को रखता हूँ आगे। अब 600 यूनिट को मैं डिवाइड कर देता हूँ 5 एकड़ में, मैक्स टू मैक्स अगर 3 टावर होंगे तो ही थोड़ा सा खुला एरिया बच पाएगा। आप डेवलपर की तरफ से सोच के तो देखो, डेवलपर हाय है, डेवलपर चोर है, पर एक बार उसकी तरफ की स्टोरी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, राइट। क्योंकि वो पैसे 90 दिन में देने हैं उसको, सारे पैसे, और उसका रेरा आएगा 8-10 महीने बाद, तो कॉस्ट ऑफ फंड भी इंक्लूड हो जाती है ना भाई। मैंने तो 400 करोड़ रुपए आज ले दिए हैं, रेरा मेरे पास आएगा 8-10 महीने बाद, तब मेरा साइकिल स्टार्ट होगा ना, राइट। कस्टमर को तो चाहिए कि मैंने 1 करोड़ लगा दिए, मुझे 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ का प्रीमियम चाहिए, बिल्डर भी तो सोचेगा ना कुछ अपना पैसा लगा रहा है। अब मैं 610 यूनिट्स को डिवाइड करता हूँ 3 टावर में, 3 टावरों में 200 फ्लैट आ जाएंगे, 203 फ्लैट। अब मैं डिवाइड कर लेता हूँ 4 से, कि एक टावर पे 4 फ्लैट होंगे एक फ्लोर पे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ 50-51 यूनिट 50 फ्लोर की बिल्डिंग बनेगी, माने 3 टावर अगर मैं 5 एकड़ में बनाऊंगा, 1750 स्क्वायर फीट का एवरेज साइज होगा, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट होंगे, तो जाके 50-51 यूनिट 50-51 फ्लोर्स बनेंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब मैं आपको पिच कर रहा हूँ कि एक न्यू लॉन्च आ रहा है, गोदरेज का है, 1250 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम, 1750 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम, 2250 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम है, 50 माले की बिल्डिंग है, 120 यूनिट का पर एकड़ की डेंसिटी है। आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो गए? बिकेगा ही नहीं है। ट्रू। और इसके अंदर आप लैंड कॉस्ट को मैं 450 करोड़ को डिवाइड करूं, 450 करोड़ जो इसको टोटल लैंड कॉस्ट पड़ी, डिवाइड बाय 10.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास माल बिकाऊ था, तकरीबन 4200 रुपये फुट, 4000 रुपये फुट के आसपास की लैंड कॉस्ट मान लेता हूँ, 4 से 5000 रुपये फुट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मान लेता हूँ। वैसे तो महंगाई और बढ़ेगी आने वाले टाइम में, 5 साल में जाके बनेगा ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कह रहा हूँ। तो 8000 रुपये के आसपास का तो लैंड और कंस्ट्रक्शन है, प्लस कॉस्ट ऑफ सेलिंग, प्लस कॉस्ट ऑफ फंड्स, प्लस सेल्स ऑफिस को चलाने का खर्चा और मार्केटिंग का खर्चा, प्लस बैक ऑफिस का खर्चा। अगर ये प्रोजेक्ट 16-17 हज़ार रुपये फुट में लॉन्च कर पाएगा बेयर मिनिमम, प्लस जीएसटी, 20-25% अपना प्रॉफिट भी रखेगा, उतना रखेगा ही, इतना है। तो अब आप मुझे बताओ ये सेलेबल है प्रोडक्ट? नहीं है, कोई नहीं खरीदेगा इसे। तो आप डेवलपर साइड ऑफ स्टोरी भी समझनी पड़ेगी आपको। एक लेमैन में अगर मैं पूछूं आपसे या मैं बताऊं कि जब रॉ मटेरियल ही महंगा होगा तो फाइनल प्रोडक्ट महंगा निकलेगा, दैट्स व्हाट यू से। ये तो मैं साइज के लिए था, ये साइज के लिए जस्टिफिकेशन था कि अगर आप महंगा लैंड खरीद रहे हो तो आप छोटे फ्लैट से मुश्किल है, फिर डेंसिटी बढ़ेगी, फ्लोर बढ़ जाएंगे। जब नॉर्थ इंडिया में नोएडा में 50 माले की बिल्डिंग बिकनी शुरू हो जाएंगी, लोग 40वें फ्लोर पे 45वें फ्लोर पे खरीदेंगे, तो बिल्डर तो देखो तभी बेचेगा ना जब बिकेगा माल, बिकेगा ही नहीं तो फिर प्रोजेक्ट ही लॉन्च नहीं करेगा। बिल्डर नहीं ला सकता, ये मुझे समझ आ गया है, क्योंकि ऑक्शन में जब आप महंगी खरीदो तो बिल्डर छोटे साइजेस नहीं ला सकता, उसको प्रॉफिटेबल जब प्रोजेक्ट नहीं होगा तो नहीं ला सकता है। अब उसका एक दो ही तरीके हैं, या तो FAR 5 कर दो, आप 3.5 की जगह FAR 5 कर दो जी, और फ्लैट बनाने अलाउड कर दो। तो जो नवाबी है ना भाई, वो ये है, मतलब मैं इसको डाउन साइज नहीं कर रहा, मैं कस्टमर्स को समझाने के लिए भी आपको कई बार ना टोन दूसरे वे में समझाना पड़ता है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको नोएडा एक्सप्रेस वे पे JP अमन सोसाइटी में 70-80 लाख में 1 करोड़ में मिल जाता है घर। पर आप अगर ये बोलोगे कि मुझे गोदरेज का चाहिए, मुझे DLF का चाहिए, मुझे नोएडा एक्सप्रेस वे के मिड में चाहिए, स्कूल हॉस्पिटल मॉल सब पास चाहिए, और डेंसिटी खुली चाहिए, और फ्लोर भी मुझे अच्छा चाहिए, सब कुछ मुझे बेस्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको बेस्ट आदमी भी बनना पड़ेगा। आपको सबसे जो टॉप 1% है, जो जितना वो कमा रहे हैं उतना ही कमाना भी पड़ेगा। अगर आप उससे थोड़ा सा पीछे रह रहे हो, उस रेस में पीछे हो, तो आपको भी फिर थोड़ा सा 10-15-20 किलोमीटर शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ये है। मैं ये कैलकुलेशन समझ गया आपकी, ठीक है, आपने जिस लोकेशन की बात करी, बट हाउ अबाउट यमुना एक्सप्रेसवे? जैसे गौर का आया था, क्रिसालिस आया 8,000 में आया था पहले वाला, 8,000 प्लस PLC प्लस। अब फेज 2 की बात करो, वो 8,500 का है, 8,500 प्लस PLC प्लस अदर चार्जेस प्लस GST, 10,000 रुपये एवरेज, 10 से 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट, ऑल इंक्लूसिव। अब एस की बात कर लेते हैं, इतना ही है। एस वाला थोड़ा फ्रंट में तो 1,000 रुपये महंगा है, इतना ही फर्क है। देखो बिल्डर का, देखो मैं इसको दूसरे वे में प्रेजेंट करता हूँ। एस का मालिक या गौर का मालिक जब सुबह आंख उसकी खुलती होगी, इंसान है सब,
जब उसकी आंख खुलती होगी वो सोचता होगा कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। जब इन्वेस्टर सुबह उठता है वो सोचता है मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, मुझे कहाँ पैसा बनेगा। इट इज़ अ फाइट बिटवीन यू वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो अपने फायदे के लिए है, आप अपने फायदे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आप देखो आपका फायदा मैक्सिमम कहाँ हो सकता है। डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी ऑफ द नेचर ऑफ राम भगवान कि वो बहुत ही अच्छे मन से आपको सब चीज़ें पास ऑन करेगा। बेस्ट ऑप्शन अब जैसे ओबरॉय वाला है, इसके अंदर मैं एक एग्जांपल आपको और भी ऐड करूंगा कि उन 33,500 रुपये फुट का आया वो, और लोगों ने बोला बहुत सस्ता आया, बहुत सस्ता आया, बट इट वॉज अ मार्केटिंग प्ले। 40,000 रुपये फुट से नीचे नहीं आएगा, 40,000 रुपये फुट से नीचे नहीं आएगा, 40,000 रुपये फुट से नीचे नहीं आएगा। 6 महीने से पहले ये बताया, फिर उसने 35,000 रुपये में 1,500 का और डिस्काउंट करके 33.5 में दिया। उसको लाना उतने का लाएगा बिल्डर, कितने का, जितना उसको लगेगा कि मैक्सिमम मैं जितने का ला सकता हूँ, जितने मेरा माल बिक जाएगा, तो उतने का ही लाया एंड इट गॉट द रिस्पॉन्स। अगर वो 1,000-1,500 फालतू भी लाता तब भी बिकना था उसका, खैर ये भी एक बात है। लेकिन गौर हो, एस हो, काउंटी हो, ओबरॉय हो, डीएलएफ हो, वो अपने फायदे के लिए हैं। स्टॉक मार्केट में एलॉन मस्क, स्पेसएक्स, टेस्ला, पेटीएम, लेंसकार्ट वो अपने फायदे के लिए हैं। एफआईआईज अपने फायदे के लिए हैं, मोदी जी अपने फायदे के लिए हैं, हर आदमी अपने अपने फायदे के लिए है। आप अपना फायदा ढूंढ लो, आपको कौन सा गेम खेलना है, ऐसे बोलूंगा मैं। सौरभ भाई, लास्ट जब हमने जब पॉडकास्ट किया था तो काफ़ी कमेंट्स लोगों के आए थे, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से हम आप एड्रेस करना उनको, बताओ। राइट, तो उसमें हम आएंगे थोड़े टाइम बाद। बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नोएडा रियल एस्टेट की हम बात कर रहे हैं, आज कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट, अभी मैं जेवर एयरपोर्ट को साइड पे करता हूँ, इसके अलावा क्योंकि ग्लोबल हब बोला जाता है, राइट, इंडस्ट्रियल हब बोला जाता है नोएडा को, और कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स जो इन फ्यूचर नोएडा में आपको दिख रही है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट यमुना एक्सप्रेसवे या परी चौक के आसपास या नॉट नोएडा एक्सप्रेसवे कर सकते हैं? देखो, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक बहुत जो प्रोमिनेंट मैं बोलूँगा, जो नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक और एक्सप्रेसवे विच विल बी एलिवेटेड, विच विल स्टार्ट फ्रॉम नियरिंग महामाया फ्लाईओवर, और वो डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेसवे पे टच करेगा अपोजिट टू गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी। कौन सा? एक नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक और एक्सप्रेसवे का डीपीआर पास हुआ है, वो महामाया से स्टार्ट होगा और सीधा यमुना एक्सप्रेसवे पे एलिवेटेड एक रोड बनेगा। ठीक है। तो जिसको नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टरों में अंदर लेफ्ट राइट जाना होगा वो नोएडा एक्सप्रेसवे से जाएगा। ये पुश्ता रोड की बात कर रहा हूँ। तो पहले था कि पुश्ता वाले को चौड़ा करेंगे, अब उसको खत्म करके अब उसको एक एलिवेटेड रोड, नया रोड बना रहे हैं। ठीक है। तो आप नोएडा बॉर्डर से यमुना एक्सप्रेसवे 25 मिनट में पहुंच जाओगे, क्योंकि उसमें लेफ्ट राइट उतरने के 1-2 ही पॉइंट्स होंगे। तो आप नोएडा एक्सप्रेसवे के ट्रैफिक से या एग्जिट से आप फ्री हो जाओगे। ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा गेम चेंजर रहेगा। उसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे पे दूसरा जो मुझे सबसे बड़ा एक इंफ्रा का अपडेट लगता है वो ये है, यमुना एक्सप्रेसवे से एक लूप ऑलमोस्ट अगले मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे चढ़ा देगा डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेसवे से। आज ईस्टर्न पेरिफेरल को पे एक्सेस करने के लिए आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर जाना पड़ता है, वो यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली एक लूप बन रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल मल्टीपल शहरों को कनेक्ट करता है। इवेंचुअली आप देखो प्रॉपर्टी का प्राइस कैसे बढ़ेगा जब वहाँ पहुँचना उस लोकेशन में आसान होता चला जाएगा। तो गवर्नमेंट का काम क्या था कि चलो नोएडा महंगा हो गया है क्योंकि यहाँ लैंड महंगा है, तो हम थोड़ा एक शहर आगे बसाते हैं जहाँ पे लैंड आज थोड़ा सस्ता है और उसको अच्छे तरीके से कनेक्ट कर देते हैं बसे हुए एरिया से, सो दैट कि लोग वहाँ जाके शिफ्ट कर पाएँ तो उन्हें प्रॉब्लम ना है। जैसे मैं इनफैक्ट ना अभी मैं आपको एक समरी, अभी हम बात कर रहे थे तो एक मैंने समरी बनाई थी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत आपको शायद वैल्यू लगेगा, आपके व्यूअर्स को भी, आप अंडरस्टैंड करना। आप फ्लैट, कमर्शियल और प्लॉट, 3 चीज़ें हैं जो मोटा मोटा आप खरीद सकते हो एज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। प्लॉट आपको खरीदना चाहिए जहाँ पे आज बसावट नहीं है, जहाँ सोशल इंफ्रा नहीं है, जो टॉप 7-8 शहर का आउटस्कर्ट्स है। एक बेसिक थंब रूल बता रहा हूँ फॉर एवरीबडी, ऑलमोस्ट 90% ये ठीक जाएगा। आपको प्लॉट लेना चाहिए इंडिया के जो टॉप 7-8 शहर हैं उनसे बाहर, जहाँ सोशल इंफ्रा नहीं है, जहाँ इंफ्रा थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो चुका है और आने की उम्मीद है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अलाइंड है। ठीक है, समझ गया। गाजियाबाद के आगे वेव सिटी, गुड़गांव के आगे मानस, अब तो खैर सेंट्रल और स्टेट तो हर जगह ही है, जहाँ नहीं भी है वो अगले 2-4-5 साल में वो कर ही लेंगे अपने अंडर। तो नोएडा के आगे यमुना एक्सप्रेसवे, इन एरियाज़ में आप प्लॉट ले लो। चंडीगढ़ का माहौल ही देखो आप, राइट। पर पंजाब में तो अभी वो
अभी स्टार्ट देखो ना, चंडीगढ़ डेवलप था तो कहीं ना कहीं मौली को वो फर्क बेनिफिट मिला, ठीक है, benefit मिला ना। अब अगर वो सरकार का इंक्लिनेशन और वो अलाइनमेंट और बेटर हो जाएगा ना, तो सेंट्रल से और सपोर्ट आ जाता है। दैट इज मेजर बूस्ट। इंफ्रा का ऊपर से ही आना है ना, वो पैसा वहीं से आना है। अगर वो ऐड हो जाएगा तो वो डबल डाउन हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो अगर आपको शहर से बाहर इस तरह की कोई चीज़ें मिल रही हैं, आप वहाँ इन्वेस्ट करो प्लॉट्स में। अगर आप अपार्टमेंट लेने निकले हो तो आपको अपार्टमेंट लेना चाहिए शहर की सेकेंड या थर्ड बेस्ट लोकेशन में, माने जहाँ सोशल इंफ्रा आना शुरू हो चुका है, बसावट होनी शुरू हो चुकी है, पर एक अपसाइड है, पूरा पका हुआ मार्केट नहीं है। जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से आगे SPR वाला एरिया मान लो आप, द्वारका एक्सप्रेसवे वाला एरिया मान लो आप, नोएडा एक्सप्रेसवे के आगे वाला एरिया मान लो आप, समथिंग लाइक दिस। अगर आपको कमर्शियल लेना है तो वो आपको शहर की बेस्ट लोकेशन पे लेना चाहिए, वो फ्यूचर पे नहीं लेना। वो शहर में जहाँ सोशल इंफ्रा, फिजिकल इंफ्रा, स्कूल, मॉल, हॉस्पिटल, रिचनेस, बसावट, सब चीज़ें रेडी हो, कमर्शियल वहाँ लेना चाहिए। मोटा मोटा गणित ही है। बट जिसका काम दिल्ली में है, ठीक है, और वो ग्रेटर नोएडा ले रहा आता है, वो आपको लास्ट काम दिल्ली में, वो ग्रेटर नोएडा रहता है, ठीक है, तो 2 से 2.5 घंटे ट्रैवल करके कौन ही इन्वेस्टमेंट करेगा अगर उसको अगर रहना ग्रेटर नोएडा में पड़े। मुझे लगता है कि जब वो रिटायरमेंट होम है, अगर उसको पता है कि खुले में रहना है, ग्रीन एरिया में रहना है, तो ही कैन गो फॉर परी चौक के आसपास ग्रीन एरिया या यमुना एक्सप्रेस से ले सकता है। आज के समय में कैसे पॉसिबल है? नहीं, नोएडा के बॉर्डर पे ले, सेक्टर 45 में आम्रपाली सफायर है, थोड़ा सा और है, प्रतीक स्टाइलोम है, एक NRI रेजिडेंसी है। आपको किसने बोला M3M कलिनन लेने को? प्रॉब्लम ये है, हमारे पास हमारे बजट के अकॉर्डिंग घर की अवेलेबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारी चॉइस पे मैच नहीं हो रहा। आप समझ रहे हो, M3M कलिनन किसी और के लिए बनाया जा रहा है, मैक्स 128 किसी और के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन पुरानी सोसाइटी एग्जिस्ट करती हैं, उनके अंदर भी अच्छे घर हैं, वो ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी एस्पिरेशन अच्छी है, विच इज़ गुड, आप कल को और लाइफ में अपग्रेड करोगे तो आप यू विल मूव टू अ बेटर सोसाइटी। पर ऐसा थोड़ी नोएडा एक्सप्रेसवे पे सोसाइटी आपको कम प्राइस की नहीं मिल रही। मैंने आपसे पहले भी लास्ट वीडियो में एक सवाल पूछा था, AI इम्पैक्ट कर रहा है राइट IT को, सो आगे जो जितने भी बैक टू बैक लॉन्चेस आ रहे हैं उसमें ट्रेडर्स तो है ही, दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं, मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर, इस बेल्ट के हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ % वो भी हैं जो IT के लोग हैं जो करते हैं। तो फ्यूचर में आपको लगता नहीं दिक्कत आएगी, IT वाले लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ अभी इसके ऊपर ना हम कर रहे हैं, क्योंकि एक होम लोन का ट्रैप अलग है, क्योंकि वो तो मैंडेट है, देना ही देना है वो, क्योंकि पेपर सारे बैंक के पास है, उसको पता है कि हर महीने EMI जानी है और कल को जॉब है या नहीं है, डजंट मैटर। तो वो इनसिक्योरिटी जो है वो कहीं ना कहीं उनको है। तो मैं समझ रहा हूँ, पर देखो अगर किसी का ले ऑफ हो रहा है स्पेसिफिकली IT सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर, उसके ऊपर हमने वैसे डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाई है, नेक्स्ट हम अपलोड करेंगे, उसमें पूरा हमने एक्सप्लेन भी किया है कि ले ऑफ्स क्यों हुए हैं। एक्चुअली आप मोटा मोटा आपको बताऊं, आप ऐसा मानो कि ग्लोबल करेंसी इज डॉलर, ठीक है, आपको तेल, आपको कोई भी इंटरनेशनल लोन, हर चीज़ आपको गोल्ड डॉलर में लेना है। US के पास एक, आप ऐसे मान लो कि एक बटन है जिसको अगर वो ऑन कर दे, जो वहाँ का RBI है बेसिकली, फेडरल रिजर्व US का, वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जैसे RBI डिसाइड करता है ना कि मैं SBI को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दूंगा, वही आगे HDFC को कितना देगा RBI, फिर HDFC कितने में हाउसिंग लोन में देगा, वो सब RBI से स्टार्ट होगा। तो वहाँ का जो RBI है फेड, जब US में प्रॉब्लम आई है, चाहे वो 2000 में .com बबल बस्ट हो, चाहे वो 2008-9 में लीमैन ब्रदर्स वाला क्राइसिस हो, चाहे 2020 में कोविड वाला हो, तो इन्होंने क्या किया कि हमेशा फेड ने इंटरेस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को कम करा है उस दौरान, कि अगर मेरी इकोनॉमी हैम्पर हो रही है तो मैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आसान कर दूं कि लोग ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाए, समथिंग लाइक दिस। तो उन्होंने कोविड में 2019 में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम फेडरल वॉज 5.5%, ठीक है, राइट। 2020 में थी वो 0.25%, उन्होंने इतना कम कर दिया था। इट इज़ लाइक फ्री मनी, मतलब पूरी टंकी खोल दी उसने, पूरा पानी फ्लो, पैसा बट रहा है, ठीक है। अब वहाँ के इन्वेस्टर्स ने, जिनको FIIs भी बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े VCs, उन्होंने पैसा फ्री के पैसे में, फ्री का पैसा अपनी गवर्नमेंट्स को, उनके लिए फ्री का पैसा मतलब डॉलर तो कितना ही छाप लेंगे ना वो, उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, वो एक अलग टॉपिक चला जाएगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ले ऑफ से कनेक्ट करूँगा आपको। अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो गई, फ्री में पैसा मिल रहा है, वो पैसा उठा के उन्होंने इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो इंडिया के रियल एस्टेट में भी, इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी, इंडिया के स्टार्टअप्स में भी। इनको क्या बोला,
ग्रो करो। ओला, पेटीएम, जितनी भी कंपनीज थी, ओयो, ये उसी फ्री मनी से बनी है, उसी टाइम पैसा वहाँ से फ्री में बट रहा था। भाई ग्रो करो। इन्होंने ओवर हायरिंग करी हुई थी। 2019 में टॉप हमने 10 कंपनीज का भी डेटा निकाला था, इंडिया की भी और यूएस की भी। उनके पास जितने एम्प्लॉयज़ थे ना, सबके ऑलमोस्ट 2021 तक इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, जिन्होंने 10 साल में जितने एम्प्लॉयज़ इकट्ठे किए थे, अगले 2 साल में सबके डबल थे। तो एक तो उस वो ग्रोथ हमेशा ही उतनी होती रहेगी, इसलिए काफ़ी ओवर हायरिंग भी थी। एक तो रीज़न ले ऑफ का ये भी है। दूसरा बड़ा रीज़न है एआई। अब एआई से अगर आपको इम्पैक्ट होगा तो आपको या तो 2 ही तरीके हैं इसके, या तो आप ऐसी इंडस्ट्री में पिवट कर लो जो एआई प्रूफ हो। बहुत सारी इंडस्ट्री हो सकती है, कंटेंट क्रिएशन है, थेरेपिस्ट हैं, बहुत आगे बहुत चले गए बिजनेस, आप पिवट मार लो, आप ऐसी इंडस्ट्री में चले जाओ जो एआई प्रूफ है, या आप अपने काम में इतना वैल्यू एडिशन ऐड कर लो कि आपका एम्प्लॉयर आपको निकाले ही ना। पर फिर भी जिसकी जॉब छूटेगी उसकी 6 महीने आप स्किल्स इतना अपग्रेड कर लो, लेकिन आपको ये लगता है कि वो 6 महीने में दोबारा कहीं ना कहीं तो जॉब करेगा, या फिर वो परमानेंटली उसका ले ऑफ हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो आदमी काम करेगा ही करेगा। लेकिन हाँ, इसकी इम्पैक्ट रियल एस्टेट पर जरूर आएगा ही आएगा। लेकिन आप जो आम आदमी ये सोच रहा है ना अंकित भाई के ले ऑफ होगा, लोगों की जॉब नहीं लगेंगी, तो आप महामंदी की बात कर रहे हो। यानी कि आप कह रहे हो कि वो लोन भी नहीं देगा, ईएमआई भी नहीं जाएंगे, एनपीएस होने लगेंगे, बैंक डूबेगा, तो मतलब आप इंडिया को डूबने वाली बात कर रहे हो। रिसेशन आ गया, फिर तो ग्रेट डिप्रेशन है वो, अगर आप उस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। इसी से लगते हुए आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, ग्रेड ए बिल्डिंग्स, ग्रेड ए कंपनीज क्यों नहीं आ रही हैं डिस्पाइट नोइंग कि वी हैव अ वंडरफुल एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा हैज, जो आज भी गुड़गांव के बाद नहीं है। गुड़गांव का बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीज़न था ये, जितना समय सॉरी मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, जितना समय गुड़गांव को लगा उससे आधे समय लगा नोएडा को अपना पीक पे आने पे, जो 30,000, 35,000, 40,000 के रेट पे लोग लेके आए, बिकॉज पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर था, सिर्फ डर था कि पोजीशंस नहीं थे। तो आपको क्या लगता है क्यों बड़ी कंपनीज क्यों नहीं आ रही हैं और ए ग्रेड बिल्डिंग्स क्यों नहीं बन रही हैं, और इस तरीके की चीज़ें कितना समय लगेगा? क्योंकि एक्सप्रेसवे जो है, जिसको बोला जाता है कि द मोस्ट एस्पिरेशनल कॉरिडोर, हाँ, उसके बाद भी नहीं आ रहा। ठीक है, देखो, जिस टाइम जेपी नोएडा में मकान बना रहा था, उस टाइम डीएलएफ गुड़गांव में ऑफिस बना रहा था। आप एक बार कनेक्ट करना इस बात को, जिस टाइम जेपी नोएडा में फ्लैट बना रहा था, घर बना रहा था, उस टाइम डीएलएफ गुड़गांव में ऑफिसेज बना रहा था। गुड़गांव का सबसे बड़ा रीज़न, नोएडा के अंदर जो डिफरेंस है गुड़गांव वर्सेस नोएडा, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले हैं, यहाँ पे आईटी में एक स्टार्टिंग सेगमेंट विद सैलरीज ऑफ अंडर 1 लाख, प्लस 1 लाख से 5 लाख वाली सैलरीज वाले, और 5 से 10 वाले जो लाख की पर मंथ की सैलरी वाली कंपनीज अब आना स्टार्ट हुई हैं। लेकिन जो बिल्कुल 2-2.5-3 करोड़ के पैकेजेस वाली जो कंपनीज हैं, वो नोएडा में एग्जिस्ट नहीं करती हैं आज, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड ए ऑफिस की सप्लाई नहीं है। काउंटी 107 बना तो दिल्ली का एक अच्छा बंदा यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ। ट्रम्प टावर डिलीवर होगा, जेकब डिलीवर होगा, एलिसाब डिलीवर होगा, नाइट्स ब्रिज डिलीवर होगा, एलएनटी डिलीवर होगा, तो आप देखोगे कि बहुत सारी जनता जो आज नोएडा में नहीं रहती, वो नई सारे ही थोड़ी यहाँ से ही बाकी सोसाइटी से अपग्रेड कर करके इन सोसाइटीज़ में चले जाएंगे। नए लोग जो साउथ दिल्ली के हैं स्पेसिफिकली, जो कंसिडर भी नहीं करते थे नोएडा को, वो इन सोसाइटीज़ के डिलीवर होने के बाद यहाँ शिफ्ट करेंगे। तो कंपनीज भी नोएडा में इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ग्रेड ए ऑफिस नहीं है। अब आप बोलोगे कि क्यों नहीं है ऐसा, ये तो गवर्नमेंट का मैं बोलूँगा कि उनको ही पुश करना चाहिए, उन्हीं के पास वो चाबी है। अगर वो कमर्शियल लैंड दे रहे हैं किसी डेवलपर को, तो उनको पुश करना चाहिए कि वो कमर्शियल में रेजिडेंशियल भी बनाए, प्लस वो ऑफिस बिल्डिंग भी बनाए, और डेवलपर को कुछ इंसेंटिवाइज करें। आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ कि लैंड थोड़ा सस्ते में दे दें, कुछ और इंसेंटिवाइज कर दें, कुछ और सब्सिडी दे दें, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट थोड़ा पुश करे कि यहाँ पे ऑफिस की बिल्डिंग्स और ज़्यादा बने, तभी वो कंपनीज मेरे हिसाब से आ पाएंगी। नहीं आएगा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, दैट्स फॉर श्योर, बट किसी बिल्डर को इस चीज़ की रिस्पांसिबिलिटी या विजन कौन करना, मुझे लग रहा है मैक्स विल टेक एन इनिशिएटिव। हाँ, मैक्स तो कर रहा है वैसे। 129 में दे आर मेकिंग 2, दे हैव ऑलरेडी मेड 1 बिल्डिंग, एक और बना रहे हैं। सेक्टर 16 वाली अच्छी बिल्डिंग ऑफिस की बनाई है उन्होंने, और इस तरह के डेवलपर्स को पार्टिसिपेट कराना चाहिए। ठीक है, ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग बननी चाहिए। जेवर एयरपोर्ट की हम लोग बात कर रहे थे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं कल डिस्टेंस देख रहा था मैप में, एमआईटी यूनिवर्सिटी से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 60 किलोमीटर है, 61 टू बी प्रिसाइज, और अगर मैं यही आईजी एयरपोर्ट देखूं तो 32 किलोमीटर। और टाइम दोनों का किलोमीटर के साथ टाइम तो देखो, चलो टाइम देखते हैं, बराबर होगा।
ऑलमोस्ट बराबर होगा, राइट? तो आईजे एयरपोर्ट को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कभी बीट नहीं कर सकता आईजे एयरपोर्ट को, ऑब्वियसली कोई सेंस ही नहीं है। तो मैं आईजे एयरपोर्ट से क्यों ना करूं, क्योंकि वहां पे अभी भी कुछ लिमिटेशंस हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, मैं इतनी दूर क्यों जाऊंगा? हाँ तो ठीक है, ग्रेटर नोएडा वाला चला जाएगा, चले जाएगा, यमुना एक्सप्रेस वाला चला जाएगा, कोई आदमी जो बट नोएडा एक्सप्रेसवे वाली बेल्ट नहीं जाएगी। जाएगी। देखो मैं मेरे को अगर मैं प्रेफर इसलिए कर लूँगा कभी कभी कि अगर मुझे सेम फ्लाइट सेम डेस्टिनेशन की दोनों जगह मिल रही है, मैं आई चूज़ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट के अंदर ट्रैफिक नहीं होगा ना। वहाँ आईजीआई जाने का मतलब है कि फ्लाइट के टेक ऑफ से 3 घंटे पहले पहुँचना, वहाँ अंदर खाली है ना, आप पहुँचो आधे घंटे पहले पहुँचो, फटाफट चेक इन करो और जल्दी कर लो। तो एक तो ये रीज़न रहेगा, प्लस देखो आपको मैं उसका ना ओवरऑल एक आपको थिंकिंग बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने कैसे उसको प्लान किया होगा। एयरपोर्ट से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आई डोंट थिंक कि कुछ हो सकता है। कहीं हाईवे बनता है, कहीं मेट्रो बनती है, कहीं फ्लाईओवर बनता है, पर एयरपोर्ट सबसे बड़ा मैग्नेट है ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आप देखो कि कोई आदमी लेट्स से साउथ इंडिया का है जो दिल्ली आ रहा है किसी काम से, अब वो क्या कर सकता है कि मैं आईजीआई की जगह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टिकट बुक करूं और मैं वृंदावन होता हुआ एक बार इसी बहाने मेरा चक्कर भी लग जाएगा। तो बहुत अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आप डू नॉट कॉन्सेंट्रेट इट ऑन जस्ट 3, 4, 5, 6 लाख पीपल ऑफ नोएडा एक्सप्रेसवे। इट विल केटर टू वेस्टर्न यूपी, एंटायर वेस्टर्न यूपी। प्लस अगर RRTS बन गई फ्रॉम गाजियाबाद NH24 टू जेवर एयरपोर्ट, एंटायर गाजियाबाद विल ट्रैवल फ्रॉम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर आप जल्दी पहुंच जाओगे तो एंटायर वेस्टर्न यूपी, कितने यमुना एक्सप्रेसवे 250 किलोमीटर के लेफ्ट राइट में कितने शहर हैं। आई नो कि उनकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है दिल्ली के मुकाबले या मेन शहरों के मुकाबले। आईजीआई का ऑल्टरनेट नहीं है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आईजी एयरपोर्ट से गुड़गांव बसा, आपको लगता है नोएडा इंटरनेशनल डीएलएफ की वजह से बसा मेरे हिसाब से, ठीक है, डीएलएफ और आईजे का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बट आपको लगता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डीएलएफ जैसा कोई ब्रांड आएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, उसकी वजह से पूरा का पूरा एक शहर बस। अडानी आई थिंक कैन केटर टू दैट रिक्वायरमेंट। अडानी नाउ हैज द बिगेस्ट लैंड पार्सल। ट्रैक का मैंने सुना था अडानी का कुछ, वो एंटायर उन्होंने जेपी पूरा एक्वायर कर रहे हैं, कर ही लिया इनफैक्ट। तो वो F1 भी उसका पार्ट है, जेपी विस्टाउन भी उसका पार्ट है, जेपी स्पोर्ट सिटी यमुना एक्सप्रेसवे भी उसका पार्ट है। तो अडानी आई थिंक विल केटर टू दैट रिक्वायरमेंट कि वो पूरा बसा पाए उसको उस तरीके से। यमुना एक्सप्रेसवे का तो कितने सालों से सुन रहे हैं हम लोग, कोई डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं है जितना। तो मर गया वो जेपी था, मर गया, आप क्या करें। और टेक ओवर होगा तभी आप कह रहे हो काफ़ी चीज़ें हो गया, टेक ओवर तो हो ही गया है। इनफैक्ट देखो गवर्नमेंट ना, मैं आपको एक गलती और बताता हूँ। जो फिल्म सिटी है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेस की जो फिल्म सिटी है, मेरे हिसाब से इसको देना चाहिए था वो नीता भाभी को, नीता अंबानी जी को देना चाहिए था फिल्म सिटी, कि भाभी जी ये फ्री में लैंड आप ले लो और आप ना यहाँ पे, वो कौन सा एरिया है जो इनका जामनगर, ये आपका जामनगर है, जामनगर पार्ट 2, यहाँ डेवलप करना आपने पूरा कुछ, आप यहाँ मस्ती करो, औरी को बुलाओ, जेनिफर लोपेज को बुलाओ, अपने बर्थडे सेलिब्रेट, या वंतारा भी बना लो। एक पहले सुनते थे ना यहाँ कुछ जंगल सफारी कुछ था ना, वो दे दो इनको, अंबानी को दे दो। वो किसको दे दिया यार उठा के। तो गवर्नमेंट को ना ये नहीं पता कि किसको क्या देना चाहिए। मेरे हिसाब से फिल्म सिटी देना चाहिए था नीता अंबानी जी को। वो ऐसा चमका दी थी यहाँ जेनिफर लोपेज को नचा दी थी, वो सारे किम कार्दाशियन और सारे शाहरुख खान वगैरह को सबको इन्वॉल्व कर दी थी। इसे एक चीज़ याद आई मेरे को, मैंने तो बोला नहीं, आप ही बोल रहे हो। बात ही नहीं कर रहा, मुझे याद आया से कि जितनी एड्स, जितनी प्रमोशंस आप देखते हो, आप एयरपोर्ट पे चले जाओ, आप किसी भी रिंग रोड पे चले जाओ, मुझे नहीं लगता किसी अदर ब्रांड की इतनी प्रमोशंस होती है। उसके बाद भी बहुत कम लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि इनका डिलीवर्ड ऑलमोस्ट ना बराबर है। कोई भी डिलीवर प्रोडक्ट नहीं है अगर आप देखो, बट फिर भी लोग ले रहे हैं क्योंकि लोग इनकी जगह नए बहुत हैं। मैं भी सोचता हूँ कि कौन लेता है, पर लेने बहुत हैं भाई, अलग अलग लोग हैं। हर कोई थोड़ी यूट्यूब या सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहा है। सोशल मीडिया में तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पर जितना पैसा ये बर्न कर रहे हैं प्रमोशन पे, उतना पैसा ये डिलीवर करने डूबता जा रहा है, मैं ये बोल सकता हूँ बस। क्यों? ओवर एवरेज भाई, 100 रुपये पे 10,000 रुपये का काम खोला हुआ है ना, जेब में 100 रुपये 10,000 रुपये का काम फैला रखा है, इस उम्मीद में कि कल को मैं ये रोटेशन नहीं टूटेगा, बाजार ऐसा ही रहेगा सबको। और बेचा भी क्या है, 100 फुट 200 फुट वर्चुअल कोवर्किंग स्पेस वगैरह, वो सब चीज़ें। आई होप कि वो जल्दी रिवाइव कर लें। पर फिल्म सिटी, मैं बस बोलना ये चाह रहा था कि फिल्म सिटी नीता अंबानी जी को देना चाहिए था, या उसको देना चाहिए था ललित मोदी जो IPL वाला ले, उसको बुला के लाना चाहिए था, भाई तू आ, ये ले पूरा फिल्म सिटी तू चला। वो ऐसे लोग चाहिए थे। इस डेवलपमेंट में आप कहते हो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। बड़ा डेवलपमेंट तो वही कर सकते हैं, वही कर सकते हैं। वो एक किसी बड़े को देना चाहिए ना, अडानी को, रिलायंस को, करण जौहर को, T सीरीज को, किसी ऐसे आदमी को देना चाहिए था। केस वो दूसरा केस वो
चलो गुड़गांव की हम बात कर रहे थे, हम नोएडा की बात करते हैं। 5 साल में नोएडा को आप कहाँ देखते हो? मैं नोएडा को ओवरऑल एंटायर नॉर्थ इंडिया, दीज टू सिटीज़, Noida and Gurgaon will always have that additional cosmopolitan vibe which Noida does not have at this point of time. कैपिटल इनकम, आपको पता है कि वहाँ की इनकम और यहाँ की इनकम में पर कैपिटल इनकम वहाँ की ज़्यादा है, गुड़गांव की ज़्यादा है, राइट? और उससे भी एक चीज़ का फर्क पड़ेगा, जितनी बड़ी कंपनीज जहाँ पे होंगी उतने हायरिंग भी उस हिसाब से होगी, उतनी प्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल उस छोटे शहर में होगी, उतनी पेइंग कैपेसिटी भी उतनी सबसे ज़्यादा होगी। तो नोएडा में कहीं ना कहीं इस चीज़ की कमी रहेगी। जैसे मान लो अब कोई बार्कलेज है फॉर एग्जांपल, अगर बार्कलेज ने, मैं एग्जांपल ऐसे रैंडम दे रहा हूँ कि उसका गुड़गांव में ऑफिस है और वो जिसने डिसाइड करना है कि क्या बार्कलेज का ऑफिस शिफ्ट करके नोएडा शिफ्ट करें कुछ एम्प्लॉयज़ को, तो वो आदमी गुड़गांव में रहता है, उसने अपना सिस्टम गुड़गांव में सेट कर रखा है। होगा तो कोई आदमी ना, एआई से तो नहीं डिसाइड करवाएंगे, कोई आदमी होगा टॉप में और गुड़गांव रहता है, उसके बच्चे वहीं जाते हैं गुड़गांव में, तो उसका इंक्लिनेशन गुड़गांव में रहने का ही है ना। पर्सनली मुझे ही नहीं जाना गुड़गांव से बाहर नोएडा में, तो इसके लिए तो बस एक ही कमी है नोएडा में। आई हैव बीन सेइंग दिस, आई विल अगेन से दिस, ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग्स एंड दोज कंपनीज विच गिव्स करोड़ों के पैकेज टू देयर एम्प्लॉयज़, यही कमी है, बाकी सब सॉर्टेड हो गया ऑलमोस्ट। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आया, ठीक है, HCL बहुत अच्छा, एक सेगमेंट हो गया, इन्फोसिस, HCL, TCS, मास रिक्रूटमेंट, IT, ये तो है ही है, ये तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वाला तो एम्प्लॉयड है ही है। HNIs जो नोएडा के हैं ना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ कि HNIs ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयड HNIs हैं which have salary packages of 3 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़। हाँ, तो डेटा देख लो आप, जितने भी ब्रांडेड रेजिडेंसेस है, सबसे ज़्यादा जो 5 BHK या 4 BHK या हाई टिकट साइज जो लोगों ने लिया है, स्पेशली नोएडा, वो सारे फरीदाबाद के, ओखला के, यहाँ के आपको इंडस्ट्रियलिस्ट, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और नोएडा मेजरली इंडस्ट्रियलिस्ट है। वापस चलते हैं गुड़गांव में। मानेसर एक प्रोजेक्ट आया था M3M का, GIC, हाँ, पहली बार मुझे लगता है रियल एस्टेट में हुआ है कि प्राइस रिड्यूस करके इन्होंने फिर दोबारा से लॉन्च किया है। काफी लोग भड़के भी थे इस चीज में, जो कि एज अ डेवलपर नहीं करते। ठीक है, PSO है आपके पास? हाँ? PSO रखा हुआ है? अभी नहीं है, रख लो पहले। रख लेते हैं, बिल्कुल रख लेते हैं। 2 रखना तो एक M3M के नाम का, एक स्मार्ट वर्ल्ड के नाम का भी रखना फिर। क्यों? मार्केट में पता है सबको, मैं आपसे सिर्फ पूछना, वो सबवेंशन देखो, ये जनता के सवाल हैं, देखो जो कमेंट्स में आए मैं आपसे पूछूंगा। देखो माने सर, मैं दोबारा ये बोलूँगा कि DLF या ओबरॉय या M3M कोई भगवान नहीं है। बिल्डर की सारे प्रोजेक्ट अच्छे होंगे ऐसा भी नहीं होता, आपको डिसाइड करना होता है कि किस प्रोजेक्ट में आपका पैसा बन सकता है। मानेसर वाला जो प्रोजेक्ट था, इट इज़ बेटर देन दीनदयाल के फ्लोर्स, जो न्यू गुड़गांव के फ्लोर्स हैं, या जो ये अफोर्डेबल वाला सेगमेंट है उससे बेटर है कंपैरेटिवली, एक इकोसिस्टम का पार्ट है। रेट उसने कम, बेसिकली तो पेमेंट प्लान करना है यार, आपको पता है जितना पैसा पेमेंट प्लान, हर प्रोजेक्ट का CLP एक ही पेमेंट प्लान होता है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। उसमें जो भी डेविएशन होगा, अगर वो 2080 होगा, तो जो पैसा आप नहीं दे रहे उस पैसे का इंटरेस्ट आपकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है ना, बट आपको लोन नहीं लेना पड़ता, आपका खुद की आपकी बैंकिंग यूज़ नहीं होती, तो वो बेनिफिट होता है। बट हाँ, ये ठीक है, वो मतलब मैं भी इसको अच्छा नहीं मानूंगा, इट वॉज नॉट अ वेरी गुड मूव। यार प्राइस बढ़ा के अगर आप 2080 का पेमेंट प्लान 3070 लेके आ रहे, वही तरीका है, जस्टिफाई नहीं है। नहीं, और कोई तरीका ही नहीं है। पेमेंट प्लान एक ही होता है, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड। उसके अलावा जो भी पेमेंट प्लान आएगा ना, वो जो पैसा बिल्डर आपसे नहीं ले रहा वो कहीं और से ले रहा होगा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऐड हो जाएगी ना। तो जो आप पैसा नहीं दे रहे उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज घूम फिर के आपके कॉस्ट में ऐड होना ही होना है। अगर 17 से 20% की कंस्ट्रक्शन का लोन मिलता है तो वो चाहता है कि आपकी प्रोफाइल यूज करके, नहीं, उसको दूसरे वे में समझ रहे हैं हम। जैसे मान लो कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, लेट्स से 20x5 which is almost construction linked, नॉर्मली 30-40-30 स्ट्रक्चर वाला ही जो पेमेंट प्लान कि आप 30 शुरू में दे दो, 40 स्ट्रक्चर पे दे देना, 30 पोजेशन पे दे देना मान लो। अब इसको अगर आप डेवलपर किस तरीके से इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं कि आप 17,000 रुपये फुट में फॉर एग्जांपल इस पेमेंट प्लान में हमने लॉन्च किया, 1000 फ्लैट है हमारे पास, हमने 600 फ्लैट सेल कर दिए, अब हमारे पास 400 फ्लैट रह गए हैं। अब हमें रेट भी बेंचमार्क करना है, प्लस नया भी हमें बेचना तो है ही ना। ऐसे थोड़ी है कि रेट हमने 17,000 में प्री लॉन्च किया था, 20,000 रुपये का रेट है, पर 20,000 रुपये में बेचना तो है ही, या बेचना ही नहीं है, बस उन्हीं 17 वालों को खुश रखना था। 20 में बिकेगा तभी तो आपका रेट एस्टैब्लिश होगा। तो नए वाले को क्या आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि भाई पहले मैंने 30-40-30 में बेचा था, अब मैं 30-70 में बेच रहा हूँ। आप समझ मेरी बात? पर भाई आपको लगता है इस पेमेंट प्लान की वजह से बबल क्रिएट हो सकता है?
क्योंकि जो 20% वाला है उसके पास 20% की फंडिंग थी और वो 3 साल का होराइजन लेके बैठा था कि उससे पहले मैं एग्जिट कर दूंगा, सही टाइम था। उसको फर्क नहीं पड़ता कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का क्या मार्केट में किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये ना न्यू फिनोमिना है अंकित भाई के हमें एग्जिट नहीं मिल रहा, 2 साल में हमें एग्जिट चाहिए, या तो आप बल्क में खरीद लो, तब बड़े पैसे से वो काम हो सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला, वरना इट इज अ लॉन्ग टर्म प्ले एंड नोबडी कैन प्रेडिक्ट, नोबडी हैज दैट क्रिस्टल बॉल। इवेंचुअली मेरा तो एक ही टेक रहेगा, द लॉजिक हैज टू बी राइट। When you're investing in real estate, the only thing you can do is, while investing, the logic has to be right. When people, entire Noida as well as entire Delhi and Gurgaon, when they were not pro Noida, I have been saying Noida Expressway तब M3M नहीं था, मैक्स नहीं था, ट्रंप नहीं था, ब्रांडेड नहीं था, अडानी नहीं था, DLF की न्यूज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन लॉजिक सही था कि ये एक्सप्रेसवे पे ज़मीन अवेलेबल है, ये एक्सप्रेसवे पे जो भी नया अब के हिसाब से डेवलपमेंट आएगा तो दिल्ली से क्लोजेस्ट है, ये एरिया सबसे पहले अच्छा बनेगा। व्हेन द लॉजिक इज राइट, टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है। दिस इज व्हाट आई विल से। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, आप बताओ मुझे नोएडा के सबसे महंगे स्कूल, ठीक है, जिनकी फीस सबसे ज़्यादा है, शिवनादर, स्टेप बाय स्टेप, जेनेसिस, प्रोमेथियस, पाथवेज, ये 5 स्कूल सबसे महंगे स्कूल हैं नोएडा में फीस के मामले में। अच्छा, ये सारे नोएडा एक्सप्रेसवे पे ही क्यों हैं बताओ? नोएडा एक्सप्रेसवे इसलिए है क्योंकि हाई टिकट साइज रेजिडेंशियल की एक तो आपको वो मिलती है, राइट। दिल्ली के बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, इजी अप्रोच है। अगर ये मैं एक्सटेंशन या अगर मैं ग्रेटर नोएडा ले जाऊँगा तो वो उसी माइक्रो मार्केट के बच्चे वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। दिस कुड बी वन ऑफ द रीज़न। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये था, अल्ट्रा लग्जरी महंगे घर तो अब आए हैं ना, इन्होंने तो ज़मीनें आज से 15 साल 20 साल पहले ली थी। ये स्कूल चलते हुए 10 साल 15 साल हो चुके हैं। इट वॉज टू केटर इट, दी स्कूल्स वर मेड टू केटर दिल्ली पीपल ओनली, स्पेसिफिकली साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली में ज़मीन नहीं मिली होगी, या मिली होगी तो उतनी बड़ी नहीं मिली होगी। अच्छा। अगर उतनी बड़ी मिली होगी तो बहुत महंगी मिल रही होगी, तो उन्होंने ऑल्टरनेट ढूंढा होगा कि मुझे साउथ दिल्ली वाले बच्चों को, ईस्ट दिल्ली वाले बच्चों को, या दिल्ली वाले बच्चों को अगर उस तरह का स्कूल, करण जौहर टाइप का स्कूल देना है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप का, तो क्लोजेस्ट मुझे यहाँ मिल रहा है। ये थॉट नहीं होगा कि कल को नोएडा के अंदर भी उतने रईस लोग आ जाएंगे। इतना कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है कि 15 साल बाद जी यहाँ पे ट्रम्प टावर आएगा, कि यहाँ पे 20-20 करोड़ के घर बिक जाएंगे? तो किसी भी नई डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो लैंड ही है। अगर जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाना था तो वो तो महामाया पे बनाना चाहिए था उनको, पर ज़मीन नहीं मिली होगी ना। जहां ज़मीन मिल पाई सबसे बड़ा एयरपोर्ट और पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए, तभी तो थोड़ा दूर बन पाया है। बिल्कुल। अब बेस्ट क्या कर सकते हैं कि उस दूर को थोड़ा पास कर दें। कैसे करें? थोड़ा बुलेट ट्रेन पहुंचा दें, RRTS पहुंचा दें, हाईवे बना दें, फ्लाईओवर बना दें। तो दिस इज ओनली हाउ रियल एस्टेट वर्क्स। बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो आप, ट्रेन्स की जो डिस्कशन है, अभी क्या आगे प्लानिंग है और कहाँ तक अभी चीज़ें पहुँच चुकी हैं? मैं कह रहा हूँ कि 50 चीज़ें बता रही गवर्नमेंट, हाँ। ठीक है। RRTS बना देंगे, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा RRTS, गाजियाबाद, जेवर RRTS, ये बुलेट ट्रेन, ये फ्लाईओवर, 50 चीज़ें बता रही है गवर्नमेंट। 50 में से 10-12 हो जाएंगी और 10-15 आगे आगे धीरे धीरे टाइम के साथ होती चली जाएंगी। अब मोटा मोटा ऐसे मान के चलो, इवेंचुअली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल वर्क व्हेन इट विल बी कनेक्टेड फ्रॉम एवरीवेयर। अगर लोगों का आना आसान होगा तभी वो चलेगा, वरना वो चलेगा ही नहीं। कैसे चलेगा? अगर मैं मेट्रो की बात करूं, या गवर्नमेंट को फर्स्ट डे से रेवेन्यू चाहिए, अगर वो बसावट नहीं होगी तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग इट। इसलिए नोएडा एक्सटेंशन में बहुत अच्छा काम चल रहा है उस चीज़ का। अच्छा, सेक्टर 105 मैक्स आया, और इसी के सामने वेस्ट टाउन में DLF की बहुत चर्चा चल रही है। DLF आ रहा है, और कब तक आ रहा है और कितना सच है? अभी कल परसों में, आज जैसे संडे है, मंडे या ट्यूसडे को पता चल जाएगा। प्रेस रिलीज भी है, ऑक्शन का रिजल्ट भी है। अच्छा। जैसे 151 का भी 2 लैंड का हुआ है, ऐसे ही मतलब जब तक वीडियो हमारी डलेगी उससे पहले आ चुका होगा, तो आप अलग से उसको डाल सकते हो कि किसने कौन सा लैंड लिया। M3M भी ले सकता है कुछ लैंड पार्सल, कुछ हैं वो जेकब एलिसा वाली लाइन में, उसमें भी M3M का, उसमें भी ऑक्शन चल रहा है, आई थिंक, राइट। तो वो एक साथ ही 108 में है, जहाँ पार्क्स लॉरेट सोसाइटी उसके सामने वाला लैंड है। एक ये 96, 97, 98 वाली बेल्ट में है। कुछ क्राइटेरिया देखते हैं ऑक्शन पे, या वही रहता है बेंचमार्क की? अगर पहले आपने कितना, क्या रियल एस्टेट का डेवलपमेंट है, क्या कंस्ट्रक्शन, क्योंकि 300 करोड़ मैं भी दे रहा हूँ, 300 वो भी दे रहा है, 350 मैं भी दे रहा हूँ, 350 बिड करते रहो, हाई बिड करते रहो, बोली लगाते रहो। कहाँ तक? जहाँ तक उसको लगेगा तो होगी नहीं। जैसे
बाकी डेवलपर्स भी जैसे मेरे से भी बहुत बात करते हैं डेवलपर्स के लोग कि आप बताओ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऐसे तोड़ के बताते हैं, बहुत डिटेल में ऐसे बता रहे होते हैं ना, तो वो पूछते भी हैं, बात भी हो रही होती है कि अगर हम, जैसे कोई भी मुझसे डेवलपर पूछ रहे थे, वो जो लैंड गोदरेज ने लिया है 151 वाला, कि किस तरह के साइजेस लाने चाहिए, तो मैंने उनको सजेस्ट ये किया था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 1800-1900 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम, 35-36 फ्लोर की मैक्सिमम बिल्डिंग, 5 एकड़ में 3 टावर और 26-2700 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम, मतलब 1900 के आसपास 3 बेडरूम और 26-2700 का 4 बेडरूम। तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन और वो सब लगा लो, तो बिल्डर ना एक बैक ऑफ द माइंड एक दिमाग में रख लेता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन में ऐसा लगाना है, मेरी ब्रांडिंग क्या है। जैसे मैक्स वाला बोलता है 8-9 हज़ार रुपये फुट कंस्ट्रक्शन पे, कि उससे नीचे मेरा है ही नहीं, मेरा एक बेंचमार्क है, मैं बनाता ही नहीं उससे, बनाता नहीं। लोधा है, लोधा अक्रॉस ऑल पैरामीटर करता है काम, M3M अक्रॉस ऑल पैरामीटर करता है ना, 1.5 करोड़ से लेकर 25 करोड़ पूरे पैरामीटर पे काम करता है। मैक्स ने अपना एक बेंचमार्क कर रखा है फॉर एग्जांपल ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो हर डेवलपर जब डिसाइड कर रहा होता है कि मुझे कितने ऑप्शन तक, हाईएस्ट बिड जो आप पूछ रहे हो, कहाँ तक लेके जाना है, वो डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट किस तरह का ला पाएगा। अब जैसे मान लो एक्सपीरियन है, उसको पता है कि मैं 5000 फुट के फ्लैट बहुत ज़्यादा नहीं बेच पाऊंगा ना अगर मैं पूरा प्रोजेक्ट ही ले आया। अडानी टू योर दिस विल बी द फर्स्ट टाइम एनीबडी मस्ट बी हियरिंग दिस। अडानी का जेपी विस्टाउन में द फर्स्ट प्रोजेक्ट दे आर प्लानिंग इज 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 25 करोड़, जो इस साल के एंड तक 10,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट 25 करोड़ अडानी का पहला प्रोजेक्ट, मैक्स 128 के पीछे ओके बैक साइड में। तो अडानी को पता है कि मैं 25 करोड़ का सेल कर सकता हूँ, तो उसने वो अपनी तरह की प्लानिंग करेगा। डीएलएफ को पता है मैं क्या सेल कर सकता हूँ, M3M को पता है कि मैं क्या सेल कर सकता हूँ। इसमें इनफैक्ट एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। एस जैसे मुझे काफ़ी इस चीज़ में स्मार्ट लगे, इनके पास एक लैंड था, आपको सेक्टर 150 थोड़ा याद है? सेक्टर 150 पता है, ठीक है। 150 में एक 2 प्लॉट हैं इसके पास, एक में अपना प्रोजेक्ट ला रहा है, एक और इनके पास लैंड है, और भी बहुत सारे वहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। एक लैंड इनके पास था जहाँ वहाँ पे ATS पायस हाइडवेज करके एक प्रोजेक्ट है, LD को लिव बाय द ग्रीन्स करके प्रोजेक्ट है, उन दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में एक लैंड पड़ा हुआ है। वो लैंड ये पहले मैक्स को सेल कर रहे थे, ठीक है, ऑलमोस्ट डील भी हो गई थी। संजू भैया, हाँ, संजू भैया उनको सेल कर रहे थे मैक्स को। प्रतीक से बेटर डील हो गई, ज़्यादा ऑफर कर दिया होगा या वट एवर द रीज़न इज, तो वो प्रतीक ने ले लिया लैंड। तो मैंने इनसे पूछा था कि यार आपने क्यों नहीं किया ये प्रोजेक्ट, आप तो यार इस सेक्टर में ऑलरेडी हुई, आप तो प्रोजेक्ट सेल कर ही रहे हो। कह रहा उसका ना FSI इस तरह का है उस लैंड का कि उसमें कुछ पार्ट में स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ बनानी है, तो यार 3000 फुट से छोटे घर नहीं बन पाएंगे, 3000 से बड़े ही फ्लैट बनेंगे। तो मैं ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ इस 150 सेक्टर में, मैं ओवर लेवरेज नहीं होना चाहता, अपने आप को रोकना, अपने कंपटीशन बनना भी एक सबसे बड़ा वो भाई अपने आप को रोका ना, वरना मन तो क्या करता है सारे प्रोजेक्ट यहाँ से लेकर वहाँ तक सब मेरे ही हो, पर एक लैंड होने के बाद सेल करना किसी और को कि भाई मुझे वो वाला गेम नहीं खेलना, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। तो ऐसे इसी तरीके से डेवलपर प्लान करता है। ये बंदा वही कर सकता है जिसकी पुरानी ज़मीनें हैं। संजू भैया मुझे लगता है ऑक्शन में ज़्यादा एस नहीं पड़ता क्योंकि इनकी ज़मीनें हैं और बहुत है। काफ़ी हैं, बहुत जन राइट। वो है मैक्स 105 आया, बिका, बट अभी भी 2700 करोड़। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या है वो? अच्छा, जो 2700 करोड़ का था ना, वो तो वो हृदय की रील से ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ है ना, आई थिंक उसी की बात हो रही है ना। मैंने नाम तो नहीं लिया है, वो तो यार अपना डार्लिंग है। तो 2700 करोड़ का ना, वो आई थिंक यार वो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों कंफ्यूजन हुआ। हृदय ने ना बाकी जिनसे भी रील बनवाई, वो बेसिकली पूरा उसी ने फैसिलिटेट किया था, बोल दूँ क्या? बोल देता हूँ। वो उसने फैसिलिटेट किया था, मेरे को भी आया था। अच्छा ठीक है, तो उसने फैसिलिटेट किया था। तो सोशल मीडिया मैनेजर, एज सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट बोलो या वट एवर हाउएवर यू वांट टू कॉल इट, तो बढ़िया यार, इतना यंग बंदा, इतना बड़ा काम मिल रहा है उसको, इतना पूरा डेवलपर उसको बोल रहे हैं कि भाई तू मैनेज कर। तो उसने अपनी वीडियो में तो यही बोला था कि 2700 करोड़ का इस डेवलपर ने सेल किया है इस फाइनेंशियल ईयर में। 1800 करोड़ का मैक्स 105 सेल हुआ है। 900 करोड़ वो या तो वो 360 वाले के फिगर्स होंगे या फिर वो 128 के लास्ट आवर के फिगर्स होंगे। इसने अपनी रील में तो ये बताया था, लेकिन जो बाकी इसने जो सेम पिच को आई थिंक बाकी क्या बोलेंगे उनको, रील इन्फ्लुएंसर्स, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स को जो बनवाया था, तो वो शायद पोर्ट्रे नहीं कर पाए। अच्छा, मिसकमिटमेंट नहीं है, इट इज जस्ट कि वो थोड़ा सा लोगों ने गलत पकड़ा आई थिंक। पर नोएडा रियल एस्टेट मार्केट में एंड यूजर्स ज्यादा है या इन्वेस्टर्स ज्यादा हैं? क्योंकि ये सवाल जो है इसका जवाब आगे 5 साल में हमें
दिखेगा, तो इसलिए मैं आपसे पूछना देखो, चाहता हूँ। और majorly- ये एक वन ऑफ दी हमारे क्लाइंट है जिन्होंने कमेंट किया था, एंड आई जस्ट वांट टू नोएडा में एड्रेस इट। नोएडा में एंड यूजर ज़्यादा है, इन्वेस्टर ज़्यादा है हाँ नए प्रोजेक्ट्स में? हाँ, देखो, गड्ढे पे तो यार इन्वेस्टर ज़्यादा खरीदता है, एंड यूज़र तो कहीं से, आप ऐसे अंडरस्टैंड करो, 4-5 करोड़ से ऊपर के जो घर हैं, 3-7 4 5 6 8 10 12, 3 करोड़ से ले लेते हैं। ठीक है, 3 करोड़ से ऊपर वाले आप मान के चलो कि कहीं से कुछ बेच के ही खरीद रहा होगा। हाँ जो भी 4-5 करोड़ का घर खरीदता है, कहीं से कुछ बेच के ही खरीदता है ना। मेजरली तो आदमी इतना पैसा थोड़ी अकाउंटों में इकट्ठा पड़ा होता है, कहीं कुछ बेचा होता है फिर दोबारा इन्वेस्ट कर रहा होता है। या तो उसने 3 करोड़ का बेचा है और 5 करोड़ का खरीद रहा है। ये वाला क्राउड ना मेजरली खरीदा कैसा भी हो, डजंट मैटर, उसका पर्पस क्या है? फ्यूचर एंड यूज, प्राइमरली मेजरली ये है। फ्यूचर एंड यूजर, कि आज नहीं तो कल। आज मैं महाकुंभ मॉडर्न में रहता हूँ और मैंने आइवरी काउंटी बुक कर लिया। आज मैं काउंटी 107 में रहता हूँ, मैंने मैक्स 128 बुक कर लिया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने ट्रम्प टावर बुक कर लिया। अब मैं बाद में डिसाइड करूँगा कि मैं इसको बेचूंगा, किराए पे दूंगा या खुद शिफ्ट करूँगा जब वो बन जाएगा। रेडी टू मूव इन लोग क्यों नहीं लेना चाहते? क्या ये 4 साल पुरानी 5 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है? हाँ। ओल्ड ट्रेडिशनल लोगों को अब थोड़ा सा नया चाहिए, या पीपल दे डोंट वांट टू पार्क देयर मनी कि यार 100% आज मैं अपफ्रंट नहीं दे सकता, या देना नहीं चाहते, या चाहते हैं कि यार गड्ढे वाली कोई चीज़ लेंगे तो पैसा ऑटोमेटिकली 100% 4 साल में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा? आपने तीनों आंसर दे दिए, ये एग्जैक्ट रीज़न है। एक, 100% पैसा कई लोगों पे नहीं होता। दूसरा, मुझे पता है कि अगर आज मैं काउंटी 107 लूँगा तो उसका पैसा वो इसलिए इतना महंगा है क्योंकि आज कोई और ऑप्शन नहीं है। आज से 4 साल बाद कलिनन और एलिसाब और जेकब, आज जो इतना सा डिफरेंस है काउंटी 107 में और इनमें, वो इतना हो जाएगा। क्लियो काउंटी आज ये 2 साल बाद प्ले आउट होगा। देखो, मैं आपको आज एक भविष्यवाणी देके जाता हूँ। ये 2 साल बाद ना बहुत सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा होगा। क्लियो काउंटी आज ले लो या 2-3 साल बाद ले लेना, आपको सेम प्राइस पे मिलेगा। अच्छा, जो प्रीमियम आना है वो आइवरी काउंटी में आएगा। क्लियो के अंदर जब आइवरी डिलीवर होगा तो बिकाऊ होंगे फ्लैट 50 और खरीदने वाले होंगे 5 या 10, और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा जब इमीडिएट आइवरी डिलीवर होगा। फिर धीरे 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 वो फॉलो द ट्रेल चलता रहेगा। क्लियो मतलब क्लियो का मतलब, मैं एक किसी का एग्जांपल देना है तो मैं इसलिए ये एग्जांपल दे दिया। क्लियो बना भी तो 2016 का डिलीवरी है, तो बहुत प्राइस बढ़ गया ना। तो जो गलतियां, जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है वो अब नए वाले में डालेंगे। एग्जैक्टली नहीं, और ये भी है कि कल आप घर कोई आदमी कहीं भी ले सकता है, जहाँ जिसको मन करे। मैं उसको एड्रेस कर सकता हूँ जहाँ पैसा कहाँ ज़्यादा बढ़ सकता है। आज अगर क्लियो काउंटी एग्जाम्पल के लिए 18-19-20 हज़ार रुपये का है और आइवरी काउंटी ऑल इंक्लूसिव 18-19-20 हज़ार रुपये का है, 3 साल बाद क्लियो काउंटी 18-19-20 हज़ार रुपये का रहेगा, आइवरी काउंटी 22-23-24 हज़ार रुपये का होगा। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। भाई, ना 2016 की गाड़ी आप चलाते हो ना 2016 की गाड़ी मैं चलाता हूँ, तो 10 साल का गैप है। एवरीवन वांट्स कि यार मेरे को नई चीज़ मिले, एंड दैट्स द रीज़न कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है धीरे धीरे, एमिनिटीज़ वगैरह, स्पेसिफिकेशंस और नए आर्किटेक्ट वगैरह, उस हिसाब से तो एवरी वांट कि यार इफ़ यू वांट, लोग क्या सोचते हैं, चले यार मैं एक काम करता हूँ, मैं काउंटी 107 में रेंट पे ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं ट्रम्प टावर, एलिसाब, LNT व्हाटएवर जो उस सेगमेंट का है मैं बुक कर देता हूँ, 2080 में बुक कर देता हूँ, जैसे भी मैं बुक कर देता हूँ, कल को उसमें शिफ्ट कर जाऊँगा। अच्छा, एक सवाल है जो हमारे क्लाइंट का है, सचिन जी नाम है उनका। उन्होंने बोला कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 4 करोड़ रुपए हो गई कुछ सालों में, बट वो 40,000 रुपए का जो रेंट है वो 80,000 क्यों नहीं हुआ? बात तो सही है, जितना टिकट साइज है। मैंने बड़े गिने चुने, इतने हमारे 150 के आसपास कमेंट्स है, बट मैं कुछ गिने चुने लाया हूँ क्योंकि इसका सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। क्योंकि छोटे टिकट साइज में रेंटल का ROI रेजिडेंशियल में 3-3.5-4% भी रहता है। रेडी टू मूव इन की बात कर रहा हूँ मैं। जो अफोर्डेबल वाले हम गुड़गांव में बात कर रहे थे, वो तो 70-80 लाख रुपए में 25,000 रुपए का किराया भी दे रहे हैं। 2-2.5% के आसपास रेजिडेंशियल में होता है, और कमर्शियल में स्टैंडर्ड नहीं है, 2-2.5% स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ। अगर छोटा टिकट साइज है और शहर के बीच में है फॉर एग्जाम्पल, तो बढ़ेगा, तो बड़ा तो होगा। उसका रेंटल ROI ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे टिकट साइज बढ़ता चला जाता है तो रेंटल ROI थोड़ा कम होता चला जाता रहता है। है, राइट। तो बस यही स्टूडियो में भी आप देखते हो, राइट। या गुड़गांव की कुछ अफोर्डेबल देख लो आप, अच्छे लोकेशन में देख लो, हाँ अफोर्डेबल में देख लो। या अब कमेलियस का थोड़ी रेंटल ROI कुछ है, गुलशन डायनेस्टी का थोड़ी रेंटल ROI कुछ है, 2% से भी नीचे हो सकता है। जब टिकट साइज इतना बढ़ जाएगा तो उतना रेंटल का ROI नहीं मिलता। ओल्ड फ्लैट का इतना अप्रिसिएशन नहीं आता। हाँ, फॉलो द ट्रेल। ये वाला इतने का हो गया तो मेरा इतने का हो जाएगा, फॉलो द ट्रेल। जो लेटेस्ट है वो जितने का होता चला जाएगा तो नीचे वाला उसको फॉलो करता चला जाएगा। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे हम लोग। यमुना एक्सप्रेसवे में सेक्टर है 22D।
आप मुझे ये बताओ, सिर्फ वही सेक्टर क्यों है जहाँ पे सारे डेवलपर्स अपना डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं? काउंटी के प्लॉट्स की प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रही है, हाँ भी चल ही रही मेरी है। नज़र है वहाँ पे। तो बाकी फिर उसके बाद एस आया, गौर आया, या अलग अलग डेवलपर्स आए। इट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि ये पहला सेक्टर बोला जाता है, बट ये एक्चुअल में रेजिडेंशियल का पहला सेक्टर है। देखो मुझे ना पूरा गौतम बुद्ध नगर, अगर आप मेरे साथ गाड़ी में घूमोगे ना, मैं बिना गूगल मैप के कहीं नहीं जा सकता। अगर मतलब ये लोगों को लगता होगा मुझे नोएडा बिल्कुल सही से पता है, मुझे सड़कों से नहीं पता नोएडा, मुझे ऊपर से पता है। वन मैप नोएडा, सैटेलाइट, गूगल मैप से पता है मुझे नोएडा, मास्टर प्लान और उनसे ही पता है मुझे ज़्यादा। राइट। उससे जो क्लैरिटी मिलती है ना, वो सड़कों से नहीं मिलती। जब हम यमुना एक्सप्रेसवे पे एंटर करते हैं एज अ सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे कब स्टार्ट होता है? जब ऊपर से ईस्टर्न पेरिफेरल निकलता है। जब यमुना एक्सप्रेसवे से ऊपर से ईस्टर्न पेरिफेरल निकलता है, वहां से येड़ा एज अ सिटी स्टार्ट होता है, राइट? येड़ा। उससे पहले तो यमुना एक्सप्रेसवे के लेफ्ट राइट में ग्रेटर नोएडा है, चाय फाई और वो सब एरिया पड़ते हैं। तो वहाँ पे लेफ्ट साइड में जो सबसे पहला एरिया है वो था, वो जो एसडीएस वाले हैं, वो जो मायावती के भाई थे शायद, तो उन्होंने वहाँ पे मर गए, मतलब जैसे। राइट साइड में जेपी था तो वो मर गया, अब वो अडानी उसको करेगा। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़े, लेफ्ट साइड में आता है सेक्टर 18, 19 एंड 20। 18 एंड 20 इज ऑल प्लॉटेड, बट गोइंग फॉरवर्ड वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप हाउसिंग भी आएंगे। एलडीको ने भी लिया है अभी सेक्टर 18 में। 19 में तो गौर यमुना सिटी आई गया लेफ्ट साइड में। अब आप एक्सप्रेस वे के राइट में आ जाओ, सबसे पहला सेक्टर है 22A, 22B, 22C, 22D। इन चारों के अंदर 22D सबसे बड़ा है, इसलिए आपको ज्यादातर लॉन्चेस वहां दिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, आप ऊपर से देखना, लेफ्ट साइड में 18, 19, 20, 18, 20 सारा प्लॉटेड, 19 में गौर यमुना सिटी और एक लैंड और है जहां अडानी का आएगा, वो जेपी के पास था। राइट साइड में 22 ABCD, 22D सबसे बड़ा है और वहीं पे ग्रुप हाउसिंग कंसोलिडेटेड है, इसलिए 22D सेक्टर में ज्यादा आपको सुनने को मिल रहा है। वहाँ पे डेवलपमेंट जल्दी आएगी। हाई राइज सबसे पहले देखो यहाँ पे शिफ्ट हाई राइजेज में ही होंगे ना इवेंचुअली। सेकंड प्लॉटेड जो सोसाइटी के अंदर है, थर्ड अथॉरिटी का नंबर आएगा। अच्छा, अथॉरिटी से जो ड्रॉ वाले जो निकलते हैं, राइट, जो अथॉरिटी अपने लेके आती है, प्लॉट्स लेके आती हैं, और आपको लगता है हर किसी को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? करना चाहिए, किसी ना किसी को तो निकलते है, कोई सेटिंग नहीं है उसमें, जेन्युइन किस्मत से। बट ये चीज़ मैं अफोर्डेबल की जो रिलेटेड बात कर रहा था, ये भी एक हमारे उनका कमेंट था कि यार 1-1.5 करोड़ के आसपास का डिस्कशन होनी चाहिए। कोई भी बात नहीं कर रहा, आप भी जाते हो लोगों के पॉडकास्ट में, मैं भी लोगों को बुलाता हूँ, एवरी सिंगल पर्सन इज टॉकिंग अबाउट 2, 2.5, 3, 4, 5 करोड़ रुपए के आसपास। आप समझो ना, आज कहीं ना कहीं वो भी कस्टमर्स खत्म हो जाएंगे, वो भी लोग खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं होंगे, बट कम हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमने भी थोड़ा पिवट क्या किया है। अभी तो काफ़ी टाइम से, अभी तो टाइम था बड़े शहर का, नोएडा का, इस लेवल से इस लेवल तक आना, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, मैं आपको बहुत समरी दूं एक ओवरऑल नोएडा की इन्वेस्टमेंट के लिए आज क्या करना चाहिए, जो मैं भी जिस तरीके से हम कंपनी को ऑपरेट करेंगे। आप ऐसा मानो, नोएडा एक्सप्रेसवे विच इज़ क्लोज टू दिल्ली, 94-44 ऑन वन साइड, अप टिल 128 एंड 108 ऑन द अदर साइड। ये है पूरे गौतम बुद्ध नगर का बेस्ट एरिया। ओके, ठीक है, पूरा गौतम बुद्ध नगर का नंबर 1 एरिया ये है। यहाँ पे लॉजिक फेल हो जाएगा। ट्रम्प टावर सुनोगे 60,000 रुपये फुट में बिक रहा है, लॉजिक फेल हो जाएंगे सारे। लेआउट कैसा है आपको पता है? ओबरॉय वाले का लेआउट ऐसा है, मतलब एटीएस वाला छत से कूद जाए, एटीएस वाला छत से कूद जाएगा ओबरॉय का लेआउट देख के, तो सारे लॉजिक फेल हो जाएंगे इस स्टार्टिंग ऑफ एक्सप्रेसवे पे, ठीक है। सेकंड बेस्ट ऑफ एंटायर गौतम बुद्ध नगर विल बी 150, 151 एंड 152, राइट। बिकॉज बीच वाला जो एरिया है जो सेकंड बेस्ट होना चाहिए था, 137, 93, 134, 167, वो इसलिए नहीं हो पाएगा कि वहाँ ज़मीन नहीं है, वो बस गया ऑलरेडी। और सुपरटेक, पारस, अजनारा, इन्होंने बसा दिया, अब यहाँ ज़मीन ही नहीं है टाटा, बिरला, गोदरेज किसी को आने की। सेकेंड एरिया ये बन जाएगा। यहाँ पे आप फ्यूचर अपग्रेड के लिए वन प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर नॉर्थ इंडिया should have on one residential property on Noida Expressway. This is one part of the investment cycle. ठीक है भाई। अब नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे अगर कोई अंडर वैल्यूड होगा, माने एक प्रोजेक्ट आया ग्रेटर नोएडा में, जिसके सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट आते हैं पूरे इंडिया में, जो बिक गया, ये पैमाना नहीं है कि वहाँ रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। किसी ने मार्केटिंग ज़्यादा करी, किसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है टूवर्ड्स एनआरआईज, या कैसे भी बिक गया। दूसरा प्रोजेक्ट उसी कैटेगरी का डेवलपर, लिस्टेड कंपनी, उससे 1500 रुपये सस्ता, उससे बेहतर प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट का नाम ही ऐसे नहीं लेना चाह रहा, मैं क्यों मशहूरियत करूं किसी की।
उसमें ऐसा आइडेंटिफाई करो प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा, अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे से बाहर जा रहे हो Right. तो आप ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन में ऐसा देखो जो डेवलपर टॉप हो लेकिन थोड़ा अंडर वैल्यूड हो, ठीक है, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट ले लो, 5 साल के लिए भूल जाओ उसे, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। फ्लैट नोएडा एक्सप्रेसवे का ऑल्टरनेट यमुना एक्सप्रेसवे केटर करेगा। Right. हर कोई नोएडा एक्सप्रेसवे नहीं अफोर्ड कर पाएगा, नोएडा एक्सटेंशन थोड़ा भीड़ भाड़ का हो जाएगा, या कुछ लोग जो NH24 मुरादाबाद, मेरठ, गाजियाबाद उधर के होंगे वो सेंट्रल नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन प्रेफर करेंगे। जो लोग उधर से नहीं होंगे, जिनकी जॉब नोएडा एक्सप्रेसवे पे होगी, जो नोएडा एक्सप्रेसवे पे या तो टूटी फूटी सोसाइटी में रह लो या यमुना एक्सप्रेसवे पे बढ़िया पे रह लो, ऐसी होगा ना मोटा मोटा 8-9-10 हज़ार रुपए के आसपास के रेट। ठीक है। तो वो यमुना एक्सप्रेसवे, ये L बनता है बेसिकली, नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे। अब आ जाओ आप अंडर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात के ऊपर, उसमें इन बड़े शहरों में कुछ खास लेने लायक नहीं है। इधर उधर कुछ वर्चुअल लोगे, टूटा फूटा आइटम आएगा, शहर छोड़ना पड़ेगा आपको। ये नोएडा गुड़गांव 1 करोड़ के आसपास में। एक सवाल पूछूं इसमें, जैसे गुड़गांव में अफोर्डेबल्स आए, नोएडा में अफोर्डेबल्स क्यों नहीं आए? यमुना एक्सप्रेसवे पे हैं, वैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता, यमुना एक्सप्रेसवे पे गवर्नमेंट ने भी बनाए हैं, वो भी ऑक्शन के थ्रू उसी तरह से बिकते हैं। इनफैक्ट वो ओवर सब्सक्राइब नहीं, आई थिंक 30-35-40 लाख रुपए के हैं उस तरह के भी। कि अगर अब जैसे 1 करोड़ के आसपास का है ना, तो आप 2 चीज़ें और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। हमने भी वही प्रॉब्लम जो सबके पास है, तो हम क्योंकि हम कोई पूछता है कि यार आप क्या बेचते हो, मैंने आदमी छोड़ के सब बेचते हैं हम 1 करोड़ से लेकर 25-30 करोड़ सब बेचते हैं हम। ऐसा हम अल्ट्रा लग्जरी नहीं बेचते, हम सब बेचते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि पैसा बन सकता है। तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, या तो आप छोटे शहर में Tier 2 Tier 3 में जाके प्लॉट लो, जहाँ पे अब छोटे शहर की प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे माइग्रेशन की स्टोरी प्ले आउट होनी नहीं है। किसी को सोनीपत, पानीपत, छोटे शहर से काम करने के सिलसिले में तो जाना नहीं है, वो तो आना तो टॉप 7-8 शहरों में ही है, लेकिन 7-8 शहर के अंदर मुझे प्लॉट महंगा पड़ रहा है। और आप इन शहरों को फिर आइडेंटिफाई करो जहाँ पे इन्फ्लक्स यानी कि डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम्पल देहरादून साइड, देहरादून आज भी और 10 साल बाद भी डिमांड बढ़नी ही है। दिल्ली देहरादून की वजह से तो है ही हो ही गया है, और दिल्ली वाला मन करेगा ही करेगा उसका एक मैं देहरादून में एक घर लेकर। देहरादून में नहीं ले पा रहा है, वो ऋषिकेश या आगे थोड़ा टीरी की तरफ, हाँ वहाँ का भी अलग अलग माइक्रो मार्केट चल रहा होगा। तो एक तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप एरिया जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो देहरादून मैंने आपको बताया, वृंदावन वहाँ पे भी एक रिक्वायरमेंट है कि भाई एक मेरा घर वहाँ होना चाहिए। तो इस तरह के आप प्लॉट ढूंढ सकते हो। अगर आप बोलते नहीं जी प्लॉट में 60-70-80 लाख रुपए के अंदर भी, क्योंकि 1-1.5 साल में पेमेंट जानी है, एक साथ जानी है, तो मैं वो भी नहीं मैनेज कर सकता, मुझे तो कुछ और चाहिए। तो आप इंडिया के जो टॉप 7-8 शहर हैं, नोएडा, गुड़गांव, पुणे, नोएडा गुड़गांव तो खैर नहीं हो पा रहा, बट दिल्ली एनसीआर में कई बार हो सकता है NH24 पे कुछ आ जाए, या पुणे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई के आगे नवी मुंबई में, नवी मुंबई के आगे मुंबई 3.0 में, के आउटस्कर्ट्स में थोड़ा सा जो वहाँ के 3rd बेस्ट एरियाज हैं फॉर हाई राइजेस। तो वहाँ पे आपको इंडिया का टॉप बिल्डर 20-80, 30-70 टाइप के पेमेंट प्लान पे अगर मिलेगा, तो अब आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो आपको रेंट की हेजिंग करनी पड़ेगी। आप यहाँ रह रहे होगे, यहाँ रेंट दे रहे होगे, वहाँ से रेंट आ रहा होगा, तो आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब गुड़गांव का अगर जैसे आपने एग्जांपल लिया, आप ले सकते हो। जैसे अब मानेसर में भी प्राइस बढ़ गया तो लोग और आगे जा रहे हैं, वहाँ भी बढ़ गया और आगे जा रहे हैं, ऐसी बसेगा शहर। सो अब जैसे सोना रोड पहले अफोर्डेबल था, अब सोना रोड पे भी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से नीचे कुछ नहीं मिलता, तो लोग फिर और आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं अभी दोबारा से वो सवाल पूछता हूँ आपसे कि अब बहुत बुलिश हो आप, सेक्टर 150, 151 और 152 की वीडियोस बनाते हो, आप बहुत ज़्यादा डिस्कशन। भाई मैं कोई सेक्टर, हाँ चलो ठीक है, आप कंटिन्यू करो। मैंने देखा 150 के बारे में आप काफ़ी कहते हैं, और क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया, राइट, और साथ में रजिस्ट्रियाँ खुल गई हैं, राइट। तो क्या आपको अलग लगता है नोएडा पूरे रियल एस्टेट से, अगर मैं कंपेयर करूं कि सेक्टर 150 क्यों आपको इतना बेटर लगता है, नोइंग द फैक्ट कि यार 30 किलोमीटर दूर है दिल्ली से? बिकॉज द लॉजिक इज राइट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे नोएडा ना ऊपर से पता है, मुझे गुड़गांव भी ऊपर से पता है, मुझे सारे शहर ना फिजिकली 10% पता होते हैं मुझे सड़कों से। वो कभी कभी हम रात को निकल जाते हैं कि थोड़ा देखते हैं, नहीं वो नहीं, उस एंगल से नहीं बोल रहा मैं, जनरली भी थोड़ा लाइटिंग वगैरह जब हो जाती है, थोड़ा रात को हम देखते हैं कभी कैसा चल रहा है। बट शहर मेजरली हमें जो पता है ना, वो ऊपर से पता है। लॉजिक सही होना चाहिए। ऐसा कोई दूसरा एरिया नहीं है जहाँ पे 4,500 रुपये फुट का लॉन्च हुआ था और 4 साल बाद वहाँ 18,000-20,000 रुपये फुट के लॉन्च हो रहे हैं। ऐसा कोई एरिया दिल्ली एनसीआर में नहीं है। सेम माइक्रो मार्केट में द्वारका एक्सप्रेसवे 10,000, 8-9,000, 10,000 से स्टार्ट हुआ था ना, अब 20,000 के आसपास के लॉन्चेस आ रहे हैं। 4-5 हज़ार से 20,000 रुपये की जर्नी किसी और एरिया ने नहीं देखी है, बिकॉज द लॉजिक वॉज राइट। नाउ ये क्यों लगता है मुझे कि 150 का एरिया क्यों? 4,000 का भी रीज़न था, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि लोटस था,
बहुत ये स्पोर्ट्स सिटी बन रही है जी, बहुत बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स सिटी बन रही है, कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी लैंड थी जहाँ पे वो होना था, पर्पस सॉल्व नहीं हुआ उनका। बट काम करने वाले ये आया, प्रिस्टीन आया, एटीएस का आया, फिर उसके बाद एस आया, फिर महागुन आया, इन्होंने बैक टू बैक अच्छे प्रोजेक्ट्स। टाटा की एलडी को आया, बट पीछे के फिर भी अंडर वैल्यूड था, ये सेक्टर ही पूरा अंडर वैल्यूड था। राइट, अंडर वैल्यूड हमेशा तब लगता है जब महंगा हो जाता है। उस टाइम तो ये भी महंगा लगता था। आज तक तो हमसे किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, जिसने एस पार्क पे भी खरीदा था 5,000 रुपये को, उसने ये कह के तो नहीं खरीदा था कि वाह भाई साहब मजा आ गया, क्या कितना सस्ता है। तो रेट तो आज का हमेशा महंगा ही लगता है। लेकिन मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक क्या है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट और यमुना एक्सप्रेसवे, ये गौतम बुद्ध नगर शहर नॉर्थ इंडिया का सेकंड बेस्ट शहर है। मैं गुड़गांव नंबर 1 है मान लिया, सेकंड यही है या कोई और क्रिएट हो सकता है? आप बताओ, व्यूअर्स को ऐसा लग सकता है कि नहीं जी नोएडा नहीं जी, कुछ और हो जाएगा, खरगोदा हो जाएगा, पानीपत हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा? नहीं होगा ना। बेस्ट ये रहेगा गुड़गांव और सेकंड बेस्ट ये रहेगा, ये तो कह सकते हैं। बिल्कुल। नॉर्थ इंडिया का सेकंड बेस्ट शहर, उसके अंदर इवेंचुअली आदमी को कहाँ का पिन कोड चाहिए? नोएडा का चाहिए होगा। जो नोएडा में अफोर्ड नहीं करता वही नोएडा एक्सटेंशन है, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेस से जाता है, ये भी क्लियर है हम? बताओ। बिल्कुल। नोएडा में अगर कोई रहना चाहेगा तो नोएडा एक्सप्रेस को पहले प्रेफर करेगा, बिकॉज खुला है, बिकॉज दिल्ली से नज़दीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में है, सारे महंगे स्कूल यहाँ हैं, सारे अच्छा रिटेल। अभी मैं आपको M3M कलिनन की अगर पता नहीं, आप मैं बोल देता हूँ, फिर आप उनसे पूछ लेना कॉल साहब से या किसी से कि आप वो बात तो नहीं करो कमर्शियल लैंड की। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, एक वीडियो में मेंशन किया था, मैं उसके बारे में पूछूंगा। अच्छा, मेंटेनेंस का आपने नहीं, मैं तो रिटेल में ब्रांड्स बता रहा था। अच्छा, कि कौन कौन से हैं, पता नहीं वो ओपन करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे, तो आप वो सन्नी भैया से किसी से भी आप तो जानते ही हो, तो आप एक बार पूछ लेना उनसे कि वो बता सकते नहीं, मैं वैसे बता दूँ आपको। ठीक है। जो मॉल ऑफ इंडिया में है, मतलब जिसमें थोड़ा सबसे महंगे वर्साचे वगैरह के थोड़े आर्टिकल्स रहते हैं, वहाँ का स्टोर खुल रहा है। एक वो आजियो लक्स करके है, थोड़ा आजियो का लग्जरी वर्जन है, मतलब जो साइड हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं। राइट। उसके अलावा जो बेसिक मॉल ऑफ इंडिया में है, डीकैथलॉन, स्केचर्स, कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं, बहुत अच्छी लीजिंग M3M कलिनन में हुई है। उससे ऊपर के ब्रांड वहाँ पे जो बगल में उनका एक कलिनन एम्पोरियम है, जिसको वो ट्राई कर रहे थे कि ट्रम्प मॉल से वो हो जाए, जो उन्होंने सेल नहीं किया है, वहाँ पे इस तरह के ब्रांड्स। उसके अलावा ताज रेजिडेंसेज। अब आप इमेजिन करो, नोएडा एक्सप्रेस पे ना कुछ चल रहा है, सबसे पहले आएगा मैक्स सेक्टर 16, ठीक है, वो बहुत सुंदर ऑफिस की बिल्डिंग, बहुत सुंदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आगे आएगा ATS नाइट्स ब्रिज, क्या सुंदर लग रहा है आजकल, थोड़ा जिंदा हो गया ना, वो मर गया था मुझे, हाँ। तो अब जिंदा हुआ है, तो वो भी बड़ा बेहतरीन लग रहा है। आप मानो 26, 27, 28 हज़ार रुपये फुट का रीसेल है वहाँ पे, 25, 26, 27 हज़ार रुपये फुट का रीसेल है। लेआउट अच्छा है उसका, लेआउट बहुत अच्छा है। और उसके अंदर 26, 27 हज़ार रुपये का रीसेल, जहाँ पे पेमेंट का आउटफ्लो 90% है, पोजेशन मिलेगा 2.5-3 साल बाद, 4 साल बाद, तब भी ये प्राइस वो आज भी वो कर पा रहा है। फिर आप आगे बढ़े M3M कलिनन, ट्रम्प, फिर आप आगे बढ़े जेकब एलिसाब, राइट में अडानी, L&T, थोड़ा आगे बढ़े DLF हो सकता है, कोई आ सकता है, ठीक है। और इन रिटेल के अंदर अब जो ब्रांड्स मॉल ऑफ इंडिया में नहीं है, वो कुछ कलिनन एम्पोरियम में आएंगे जो मॉल है उनका, और जेकब और एलिसाब में भी आएंगे। तो आदमी क्या बोलेगा, कोई भी आएगा नॉर्थ इंडिया का अच्छा पैसे वाला, या तो बोलो कि इतने ही लोग रहेंगे, नए पैसे वाले क्रिएट नहीं होंगे, इंडिया जितने पे है वहीं रह जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया ग्रो करेगा तो नए पैसे वाले भी तो क्रिएट होंगे, तो वो बोलेंगे यार नोएडा में यार ये बढ़िया एरिया, यहाँ रहना है मुझे। तो वो स्टार्ट करेगा बिल्कुल महामाया फ्लाईओवर से, वो देखता चलेगा मैं कहाँ अफोर्ड कर सकता हूँ, क्लोज टू एक्सप्रेस वे प्रेफर करेगा। फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वहाँ पे ना थोड़ा सा ये 137, अब उसमें ना लोग ये भी बोल देते हैं यार आप ऐसे बोलते हो कि यार थोड़ा नेगेटिव वे में क्यों बोल रहे हो। भाई मेरा काम है ये बताना कि कहाँ पैसा बढ़ेगा, इसमें अच्छा बुरा वाली कोई फीलिंग ही नहीं है। बिल्कुल। अब उसके आगे मैं बढ़ूंगा तो 93A या ओमैक्स फॉरेस्ट पा 137, राइट साइड में कॉस्मोस क्लासिक 167 सेक्टर, यहाँ पे नई ज़मीन नहीं है। तो आजकल के जो ब्रांडेड वर्साचे, गुची, पोर्शे का शोरूम, ये सब कहाँ खुलेंगे, ज़मीन नहीं ना वहाँ। तो सारा रेजिडेंशियल ऑटोमेटिक वहां बनेगा, जो इसके कनेक्टिंग माइक्रो मार्केट थोड़ी आगे है। और मुझे लगता है M3M स्मार्टफोन वाले की कमर्शियल डोमिनेट करेगा। रीजन है इसका क्योंकि DLF मॉल ऑफ इंडिया ही है जहाँ दुनिया जाती है, उसके अलावा अच्छा है ही भी नहीं। ये अगर मैं गुड़गांव की बात करता हूँ तो होता कि नहीं यार, कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं, हो सकता है क्योंकि ऐलान भी आ रहा है, वो सब चीज़ें, तो अभी राइट मूव लिया है, तो दिस कुड बी वन। और मॉल ऑफ इंडिया जो इन सोसाइटीज़ में रहेंगे ना, जो ये 20 करोड़ 25 करोड़ महीने के 50,000 1 लाख रुपए मॉल ऑफ इंडिया नहीं जाते, तो वो या तो आप बोल रहे हो कि अडानी का 25 करोड़ का जो घर आएगा ये गोस्ट हाउस बन जाएगा। अडानी पागल है, बनाने वाला पागल होगा,
अथॉरिटी भी पागल है, सब पागल हैं, बहुत सारे पागल इकट्ठे हो रखे हैं और कोई नहीं खरीदेगा इनको, ये गोस्ट हाउस रह जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो बात खत्म हो गई। दूसरा क्या होगा कि बहुत तेज़ी नहीं है जी, बबल बर्स्ट है। एक वो बबल बर्स्ट के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं नहीं गुड़गांव हाउस ऑफ ये है, तो यहाँ पे क्या होगा 30% माल बिकेगा स्टार्टिंग में। बबल बर्स्ट का मतलब क्या है कि 30-40% बिकेगा, 100% सोल्ड आउट नहीं होगा। 5 साल में बिक जाएगा धीरे धीरे। जिस दिन ऑक्यूपेंसी आएगी उसके 1 साल बाद 50% ऑक्यूपाइड हो जाएगा या बिल्कुल खाली रहेगा, 50% ऑक्यूपाइड होगा। अब जो 25 करोड़ का घर लेगा स्टार्टिंग में ऑल चेक में, जो उस टाइम शायद 35 का होगा 50 का होगा, वो छोड़ देते हैं, उसको अपने टाइप का रिटेल भी चाहिए होगा। बिल्कुल। तो ये रिटेल ऑटोमेटिक यहीं पे तो आएगा। ताज रेजिडेंसेज, उसका अगर वो एग्जीक्यूट कर दें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी कंपनी के साथ इतना अच्छा टाइप उनका हो गया है, ऑर्गेनिक फुटफॉल तो है ही ना इनके पास। राइट। तो कमिंग बैक टू 150, वो इट इज नॉट अ माइक्रो मार्केट विच इज मिडल ऑफ नोवेयर। वो कनेक्टेड है, पीछे से बसावट आ रही है। बीच का एरिया सेकंड बेस्ट हो जाता, बट वहां बस गया है तो ऑटोमेटिकली वो आगे जाएगा, क्योंकि नोएडा एक्सप्रेसवे पहली प्रायोरिटी है मेरा रहना, क्योंकि मुझे भी तो जाना है यहाँ M3M कलिनन के और एली साहब के इनके कमर्शियल में। This will be the first sector from Noida. That is an additional point. This is what I'll say. All ecosystem of यमुना एक्सप्रेसवे, जो वहाँ के HNIs होंगे कंपैरेटिवली, वो नोएडा प्रेफर करेंगे। Right. नीम राणा में जापानीज रहते हैं तो लोअर इनकम वाले रहते हैं नीम राणा में, बाकी महंगे वाले तो क्रिसुमी में सेंट्रल पार्क में रहते हैं ना, तो वो तो मेन शहर में आके रहते हैं। राइट। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। बट इतने सारे लॉन्चेस हैं यार सेक्टर बिल्कुल है। 150 में, पर आपस में कनेक्टेड नहीं है ना। चलो इस पे भी आ जाता हूँ। 150 में देखो, मेरे को ना बिल्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी बिल्डर से प्यार भी नहीं है। हमने बिरला भी बेचा पुणे, हमने अक्रॉस, चलो छोड़ देते हैं, हम बेचने बचाने के छोड़ देते हैं, 150 भी रहते हैं। 150 में एस, काउंटी और प्रेस्टीज, ये एक सेगमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ATS नए जो आ रहे हैं ओके अभी 150 सेक्टर में जो नए आ रहे हैं, एस, काउंटी और प्रेस्टीज, ये एक सेगमेंट के हैं। एक सेगमेंट बोले तो 3.25-3.5 करोड़ स्टार्टिंग फॉर अ 3 बेडरूम। राइट। काउंटी और गौर स्टार्टिंग 7-8 करोड़ और आएंगे, वो एक अलग सेगमेंट है, उनका इससे को लेना देना नहीं, उसका उससे को लेना देना नहीं। जो थोड़ा कम में प्रेफर करेंगे, फिर वो डेवलपर भी कैटेगरी चेंज होगी। पैरामाउंट, सैम इंडिया, प्रतीक, इतना ज़्यादा कोई बहुत ऐसा हाई डिमांड डेवलपर तो है नहीं, ठीक ठीक बनाता है। एडिफाइज 8 साल में बनाएगा वो, पर बना देता है देर अवेर करके। तो जो काउंटी, एस और प्रेस्टीज, ये तीन ही ऑप्शन को, ऐसा नहीं कि 20 प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो 20 के 20 आपस में कॉम्पिटिटिव भी हैं। जो वो तो अगेन वही वाली बात है कि जो 5,000 फुट के लॉन्च हुए थे आज 15,000 रुपए के हैं, और बगल वाला 18,000 रुपए का आ रहा है, 17,000 रुपए का आ रहा है, 17-18,000 वाला 25 का हो जाएगा, जो आज 15 का है वो 16-17 पे आके रुक जाएगा। मैं बहुत एग्रेसिवली एस का जो पार्कवे 2.0 है मैं कर रहा हूँ, मेरा अगला शूट है उसका। बट इसके सामने एक और प्रोजेक्ट है, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा, सिक्का का है आई गेस, समृद्धि का है, राइट, लग्जूरिया, बट उसकी रीसेल बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, एस ने अपना काम करके दिखाया है, इसके अलग जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें देख लो, बट अक्रॉस द रोड मेरे को बहुत सस्ता प्राइस मिल रहा है। तो आपको लगता नहीं कि इसके बढ़ने के चांसेस कंपेरेटिवली कम हो जाएंगे? इसके पीछे एक और है जो सिक्का का था, जो भूटानी ने बनाया, वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, जो दो स्ट्रक्चर। अंतारा, अच्छा हाँ। वो जो आपको बहुत सुंदर बिल्डिंग लग रही है वो अंतारा सीनियर लिविंग है, जो सिटी सेंटर 150 भूटानी का कमर्शियल है। उसके पीछे एक भूटानी ने बनाया वो, हाँ वो तो ग्रे बिल्डिंग है। हाँ वो तो लॉजिक्स ने बना के रुकी हुई है वो। हाँ। वो भूटानी वाला कंप्लीट करेगा जब भी करेगा। भूटानी तो अपने जो लॉजिक से इन्होंने सामान लिया है, तो वो तो ये आगे गुलशन को, CRC को आगे ही बेचेंगे, क्योंकि इनके तो नाम पे रेजिडेंशियल हाई राइज नहीं बिक सकता अब। बहुत सुंदर बिल्डिंग है, एक एस पार्कवे के पीछे और भूटानी सिटी सेंटर 150 के पीछे जो अंतारा सीनियर लिविंग का फेज 1 है जो डिलीवर हुआ है। मैंने भी देखा एकदम, अरे क्या बिल्डिंग बनाई है अंतारा सीनियर लिविंग, बहुत बढ़िया बनाई है। खैर मैक्स की बात कर रहे हो आप? हाँ, मतलब उनका जो मैक्स एस्टेट्स है एक, और एक अंतारा जो उनका सीनियर लिविंग वाला है, तो वो एक अच्छा बड़ी अच्छी रीसेल उसकी। हाँ, सबसे महंगा है वो, 18,000 रुपये रीसेल हो रखी है उसकी। बिका था मेरे ख्याल से कोविड के टाइम पे बिका था 6,000 का आई थिंक। हाँ, 7200 रुपये 1090 में खरीदा था लोगों ने। इतना बढ़ गया यार। हाँ देखो, क्योंकि वही ना प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड बहुत सारी चीज़ें होती हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अराउंड। नॉट एवरी प्रॉपर्टी इज़ वर्थ बाइंग। बस आप ये मान के चलो कि जब स्टैग्नेंसी चलेगी, जब मंदा आएगा तो हर जगह ही आएगा, लेकिन जब तेज़ी आएगी,
दो एस्पेक्ट आपको बता देता हूँ. अगर आपने सही लॉजिक से प्रॉपर्टी खरीदी है तो एक तो स्टैग्नेंसी के टाइम, मंदे के टाइम आपकी प्रॉपर्टी सबसे पहले बिकेगी और सबसे ज़्यादा प्रीमियम उसमें ही आएगा कंपैरेटिवली. लेकिन जब तेजी का साइकिल स्टार्ट होगा तो कोई प्रॉपर्टी 1.5 गुना होगी, कोई 2 गुना होगी, कोई 2.5 गुना होगी, लेकिन आपकी वाली अगर सबसे बेस्ट होगी तो वो 4 गुना होगी. जब तेजी आती है तो हर जगह आती है, एकदम मंदा आता है तो सब जगह ही आता है. बट तेजी में आपका बेस्ट निकल के जाए और मंदे में आपका सबसे ज़्यादा लिक्विड हो तो आपका लॉजिक सही होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए. तो 150 सेक्टर के अंदर अब आप ऐसे इमेजिन करो, एक सेक्टर है जहाँ FAR भी 2 का है तो कंपेरेटिवली कम डेंसिटी है और वहाँ पे 4 काउंटी 107 हैं, 4 गुलशन डायनेस्टी हैं, 2 क्लियो काउंटी बन गए और 3-4 एस पार्कवे और 8 एस प्रिस्टीन बने हुए हैं. तो एक लुक एंड फील और एक वाइब तो अंडरस्टैंड करो. ड्रोन से कोई देखेगा कितना बढ़िया एरिया निकल के आ जाएगा, वो इमेजिन करना पड़ेगा. मैं आ रहा था पार्कवे 2.0. आपको लगता है जो 17,000 का जो रेट लेके आ रहे हैं और इसमें लॉन्चिंग पे कह रहे हैं 4 से 5,000 रुपये का लॉन्च होगा, जो 21-22 हज़ार रुपये का रेट कह रहे हैं, जस्टिफाइड है ये प्राइस जो लेके आ रहे हैं? देखो, बिल्डर को ज़मीन कितने की पड़ी, वो कंस्ट्रक्शन में कितने पैसे लगाएगा, ये डिसाइड नहीं करता है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा. सेलिंग प्राइस डेवलपर वो डिसाइड करता है जितना में उसको लगता है कि मेरे अपनी क्रेडिबिलिटी के अनुसार मैक्सिमम में कितना कैपिटलाइज कर सकता हूँ. आपने सेक्टर 105 में 2020 में 70,000 रुपये मीटर में प्लॉट लिया था. सेक्टर 105 नोएडा में 70,000 रुपये मीटर में आपने 2020-21 में प्लॉट लिया था. आज उसका रेट है 3.5 लाख रुपए मीटर. पर क्या आप अपने प्लॉट को 2.5 लाख रुपए मीटर में बेचोगे कि मैंने तो अपने इन्वेस्टमेंट पे 12% का रिटर्न से ज़्यादा अगर मैं कंपाउंड करूं तो मैं 2 लाख रुपए मीटर तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं 2 लाख रुपए मीटर का बेच दूंगा? ऐसे तो नहीं करोगे ना. बेचोगे तो बाजार के रेट पे ही. तो उस सेक्टर के अंदर अगर स्टार्टिंग ऑफ एक्सप्रेसवे इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 रुपीज अ फुट, तो एंड ऑफ एक्सप्रेसवे इज स्टार्टिंग एट 15,000 रुपीज अ फुट ऑफ दैट नेचर. 15 में आएंगे सैम इंडिया, पैरामाउंट, मान लो एलडीको का. तो एलडीको थोड़ा सा ना लग्जरी को थोड़ा सा कम प्राइस में रखता है, ठीक, बढ़िया बिल्डर है, A1 बिल्डर है एलडीको. अब एस वाले की लोकेशन भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली अच्छी है. फिर उसको ये लगा कि यार बगल में एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट आया, काउंटी का प्रोजेक्ट आया, काउंटी वाला तो 20-20,500 रुपये फुट में बेच के चला गया, मैं कौन सा काउंटी से कम हूँ, वो 3.5 FAR है, मेरा तो 2 FAR है. मैंने ज़मीन उसने महंगी ली, मैंने सस्ती ली, वो तो मेरी कमाई थी, मैं 10 साल से केस भी तो लड़ रहा हूँ, वो कमाई तो मैं लेके जाऊंगा. आपने 2020 में प्लॉट लिया था तो आप 5 साल की कमाई आप ही तो लेके जाओगे, बाजार में थोड़ी बांटोगे. और मार्केट प्राइस से बेटर दे रहा है. 17,000 रुपये मैक्सिमम प्राइस है जितना उसको लगता है कि मेरा बिक सकता है. मैं वही बोल रहा हूँ आपको. पर क्या वो प्राइस जायज़ है कि नहीं जायज़ है, वो डिबेटेबल है. मेरे हिसाब से एस पार्कवे का रीसेल 15,000 रुपये फुट है ऑफ 2190 फुट, 2460 फुट. आप पता करेंगे अगर 17,000 रुपये माइनस कुछ डिस्काउंट प्लस जो कुछ एक इनॉग्रल डिस्काउंट टू बी रिवील्ड ऑन द अलॉटमेंट डे प्लस PLC प्लस अदर चार्जेस प्लस GST, ऑल इंक्लूसिव इट विल बी 18,500 रुपये पर स्क्वायर फीट. With 20x5 payment plan, it is an apt price. I won't say undervalued है, I won't say कि महंगा है. This is what I'll say. चलो मैं फेस 1 की बात कर लेता हूँ. आप कह रहे हो 15 से 16,000 का रीसेल है, बट उसमें अपफ्रंट देना पड़ रहा है 14 से 15. हाँ, बट यहाँ 4 साल में देना है, 5 साल में देना है. तो उसके हिसाब से आपको लगता है NPV भी करो उस पैसे की जो पैसा आपने नहीं दिया. बट मैं कह रहा हूँ उससे बेटर ही बनेगा ना. उससे वो एस पार्क पे 14-15 हज़ार रुपये से 17-18 पे आके रुक जाएगा, ये 24-25 तक जाएगा. अभी हम नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं. जेकब आया, एली साहब है, या M3M की प्रोजेक्ट्स की या मैक्स की बात कर लेते हैं. आपने देखा सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़े साइज हैं वो पहले बिके, राइट, 5 BHK के. क्यों? क्योंकि वो इवेंचुअली रियल एस्टेट इज नथिंग बट डिमांड वर्सेस सप्लाई. सप्लाई ऑफ बिग हाउसेस इन एंटायर नोएडा इज वेरी लेस. दैट इज वाई. मतलब काउंटी के पास है, डायनेस्टी है, डायनेस्टी और क्लियो काउंटी का प्राइस आज की तारीख में रीसेल 27,000 रुपये प्लस माइनस आप मान लो. पर डायनेस्टी में 4700 फुट है, काउंटी 107 में एक ही साइज़ है सबसे बड़ा, वो 6400 स्क्वायर फीट है. बाकी ये साइज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता था. इसलिए पार्क स्लो रेट के पास बड़े साइज़ हैं, वो सोसाइटी अच्छी नहीं है इतनी. मतलब पैसे वालों के पास 20 करोड़ है तो 25 भी लगा सकते हैं. राइट, एग्जैक्टली. बट दे वांट टू गो फॉर अ बिगर साइज की ले रहे हैं तो जो कोठी से आते हैं ना स्पेसिफिकली, आप उस माइंडसेट से देखोगे ना, अगर जो दिल्ली से कोठी से जॉइंट फैमिली बेच के शिफ्ट करना चाहती है क्योंकि मेरे पोते को पोती को स्कूलिंग, लाइफस्टाइल, एमिनिटीज़ वो सब चाहिए, तो उनको बड़े घर चाहिए, तो वो इसलिए इनकी डिमांड ज़्यादा है. अभी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे सेंसेक्स का. रियल एस्टेट में आपको लगता है जैसे शेयर मार्केट में होता है, अरे गिर गया,
अरे चढ़ रहा है, कि उसमें कोई सेंस कुछ नहीं पता लोगों को कि क्या चढ़ रहा है, क्या उतर रहा है। और रियल एस्टेट का एक आपको लगता है ग्राफ, एक सेंसेक्स होना चाहिए जो वो मेजर करे कि रियल एस्टेट अभी तक कहाँ पहुंचा है, अगले साल कहाँ है, 6 महीने में कहाँ है। कोई डेटा होना चाहिए लोगों के पास जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुश्किल है, देखो बहुत सारे जितना भी आर्टिकल्स आते हैं ना, ब्रांडेड आएगा तो ये आर्टिकल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। फेक आर्टिकल्स हैं ये, दीज ऑल आर फेक्स, क्योंकि ये मीडिया ही इन्हीं की होती है। जितना पैसा चढ़ाओगे उतना कुछ भी छपवा लो। सीनियर लिविंग आएगा तो इसको बम करा सकते हो कि पूरा इंडिया बुड्ढा हो रहा है, तो कल को और हर चीज़ की स्टोरी। यार ऐसा कोई शहर ऐसी कोई प्रोजेक्ट ऐसा कुछ हो सकता है जिसको बेचने की स्टोरी ना बन पाए? सबकी स्टोरी है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर, ऑफ द बायर, कि कहाँ पे उसको पैसा लगाना चाहिए रियल एस्टेट के अंदर। लेकिन डेटा डिफ़िकल्ट है बनाना। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी ने बोला कि गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे पे एवरेज प्राइस इतना है। मान लो एक डेटा आया, किसी ने बिना पैसे लिए एक डेटा निकाला कि गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस वे पे, जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, ये एवरेज रेट है। तो उसमें ATS की सोसाइटी भी आ गई, M3M की भी आ गई, एलिसाब भी आ गया, एलान प्रेसिडेंशियल एम्परर भी आ गया, क्रिसुमी भी आ गया, मैक्स भी आ गया, शोभा भी आ गया, अडानी का भी आ गया, सब आ गए। उसको एवरेज करके एक फिगर आ गई। मान लो लग्जरी वाले में तो डेंसिटी कम है, तो वहाँ तो कम फ्लैट है, और अफोर्डेबल वाले जो बने हुए हैं वहाँ पे बहुत सारे पारस भी हैं और मिक्स एंड मैच है ना। एवरेज रेट निकल के आ गया जी, 14,000 रुपये फुट एवरेज रेट है द्वारका एक्सप्रेस वे का। ठीक है, अब कोई डेटा पे खरीदता है वो, तो यानी कि 14 से नीचे वाले सस्ते हैं और 14 से ऊपर वाले महंगे हैं, यही बोलेगा ना वो। लेकिन 14 से ऊपर वाला महंगा है, वो क्लब हाउस कैसा बना रहा है, क्योंकि बनी हुई चीज़ है ना। बनी हुई चीज़ के अंदर अगल बगल में एक चीज़ 5 करोड़ की और बगल वाली 10 करोड़ की हो सकती है। प्लॉटिंग के अंदर ये हो सकता है कि इस एरिया का प्लॉट का प्राइस ये होता है। बनी हुई चीज़ का तो कोई रेट ही नहीं है ना, वो तो जैसा जिसने बना दिया, जिसने जितना डाल दिया उस हिसाब से उसका प्राइस कम ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल है इसको ठीक से करना। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व करी जा सकती हैं आई थिंक रियल एस्टेट डेटा के अराउंड, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, जैसे मैंने गुड़गांव का भी एग्जांपल दिया था कि रीसेल मार्केट एक्टिव हो चुकी है, नया माल में ही बिक रहा है। मैं अभी एक किसी मित्र के साथ बैठा था और रियलिटी पता चल रही थी गुड़गांव की अभी क्या चल रहा है एक्चुअल में मार्केट अभी थोड़ा सा टाइट है, राइट? 100%। क्या आपको लगता है नोएडा में, क्योंकि डिलीवरीज इतनी नहीं आई अब आनी शुरू होंगी, राइट, बट उससे आने से पहले ही रीसेल मार्केट बहुत एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि नए प्रॉपर्टी महंगी हो चुकी है और उसमें जिसने पुरानी ली है उसमें भी ट्रेडर्स हैं। आप मानो ना मानो, नोएडा के अंदर भी ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। अब उनका माल बिकेगा नहीं और उस यहाँ पे भी रीसेल मार्केट एक्टिव होगी। आप रीसेल मार्केट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन कह रहे हो या रेडी टू मूव इन कह रहे हो? अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। रीसेल मार्केट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन इसमें रेडी टू मूव इन भी ले लेते हैं साथ में। नोएडा में भी, गुड़गांव में भी रीसेल ऑफ रेडी टू मूव इन बढ़िया है। दोनों शहरों में रीसेल ऑफ रेडी टू मूव इन बढ़िया है। आदमी दिल्ली से, किसी और दूसरे शहर से 50 लाख का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का रेडी टू मूव इन खरीदता है। पर भाई क्लियो काउंटी जैसे कितने ही हैं, कम ही तो है, बहुत लिमिटेड है। हर किसी का बजट 20,000 रुपये भी नहीं है ना, 10,000 रुपये वाला भी है। पारास्टेरा का देखो, वहाँ पे 2-4 बार तो मुझे लग रहा है कोई आदमी मर गया होगा लिफ्ट गिरने की वजह से। वो कितनी सोसाइटी हैं जेपी वगैरह की जो झड़ती रहती हैं, सर पे गिरती ही रहती हैं, गाड़ियों पे गिरती रहती हैं, लेकिन भाई वो भी बिकती हैं, इवेंचुअली उनको भी खरीदता है आदमी 10,000 रुपये फुट में। आप कह रहे हो सस्ता लेंगे तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेडी टू मूव इन का तो रीसेल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रही बात अंडर कंस्ट्रक्शन की, अंडर कंस्ट्रक्शन का रीसेल उस प्रोजेक्ट का बढ़िया होगा गोइंग फॉरवर्ड जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं होगा, जो राइटली प्राइस्ड होगा। 10 के 10 फिल्टर्स उसके चेक बॉक्सेस टिक होंगे। उसी प्रोजेक्ट के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन में रीसेल अच्छी होगी। जैसे किस प्रोजेक्ट का रीसेल अच्छा नहीं है, जहां मेजरली लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले आ गए, या तो भाई ज़्यादा ही आ गए किसी भी रीज़न की वजह से। मान लो कोई प्रोजेक्ट है नोएडा एक्सप्रेस वे, ट्रॉपिकल आइलैंड फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग आ गए जिन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, तो वहाँ पे रीसेल नहीं आ पाएगी। या तो प्रोजेक्ट फ्लैगशिप हो, और बेस्ट टाइम टू, मैं एक गोल्डन रूल और बता रहा हूँ, बाय when no one is buying, sell when no one is selling. अच्छा, buy when no one is buying, sell when no one is selling. Okay. आप पीक स्टॉक्स की भी, रियल एस्टेट की भी कोई नहीं पकड़ सकता, लो कोई नहीं पकड़ सकता, बट फॉलो दिस रूल, बाय when no one is buying, sell when no one is selling. मेरा सवाल है आपसे, रेंट वर्सेस बाय।
आज के समय पे हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो मैं एज ब्रैकेट का ले लेता हूँ, 35 से 40 साल के ज़्यादा लोग हैं जो हमें देखते हैं, राइट? अब उनके पास रेंट पे रह रहे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास आज 3 करोड़ रुपए नहीं है, रहे तो रेंट पे रहे, अब आप बोलोगे बाय भी कर लो, बट 3 करोड़ रुपए नहीं है उनके पास, या 3 करोड़ का 25% नहीं है देने के लिए, और 75% का लोन की एलिजिबिलिटी नहीं है। ये एलिजिबिलिटी है, उतना ईएमआई की कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे। क्या जो 2-2.5 करोड़ का फ्लैट जिसका वो रेंट दे रहे हैं आज के समय पे, उस रेंट पे चलते रहे? अपने घर के नजदीक इनका ऑफिस है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढे जो कि थोड़ा आउटस्कर्ट में है, बट वहां पे 1.5 से 2 करोड़ के टिकट साइज में लेके उसका ईएमआई दे, क्योंकि ईएमआई और रेंट दोनों नहीं दे पाएगा, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। ये मेरा सवाल है आपसे। ठीक है, अब देखो हम कंपेयर कर सकते हैं उस आदमी को जिसके पास पापा का पैसा नहीं है, जो सेल्फ मेड है, ठीक है? पापा के पैसे वाले तो कहीं से भी रेस स्टार्ट कर सकते हैं ना। जैसे हम जब भी मैराथन या कहीं रेस हो रही है 100 मीटर की, 200 मीटर की, तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सबका। आप पीछे से किस फैमिली से हो वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्टार्टिंग कहाँ से है, उसको मैं अलग मान रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग पॉइंट सबका एक मान रहा हूँ, वरना तो अलग अलग हो जाएगा। आप मानो हस्बैंड वाइफ वर्किंग, 35-40 साल की एज, उनको और पहली दूसरी प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं, अभी रेंट पे रह रहे हैं, उनको सबसे पहले सबसे लाइफ की प्रेशियस सबसे लग्जूरियस आइटम बचानी चाहिए, वो है समय। टाइम बचाना चाहिए उनको, बचा लिया, ठीक है? अपने ऑफिस के पास रहें, बच्चे का स्कूल पास में होना चाहिए, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ। ट्रैवल में टाइम वेस्ट करना इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन लाइफ। सेकेंड, बहुत से अलग अलग शहरों में 20, 80, 30, 70 के ऑप्शंस मिलते हैं। आप गुड़गांव में रहते हो, आप गुड़गांव में नहीं अफोर्ड कर पा रहे नोएडा में, या नोएडा से थोड़ा आगे कोई नया एरिया बसना शुरू हुआ है, वहाँ बुक करो। आपको वो भी बजट में नहीं आ रहा है तो किसी और शहर में, पुणे में, बैंगलोर से थोड़ा आगे, नवी मुंबई में, जो टॉप 7-8 शहर हैं वहाँ पे, या जो आपकी पसंद का शहर है उसके थोड़े नए एरिया में जो अभी बसना स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे बुक कर लो। पेमेंट प्लान्स भी मिल रहे हैं। किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना, डेवलपर में कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, हाई राइजेस के एस्पेक्ट में, और उसे आप बुक करो और अपने जिस घर में रह रहे हो उस टाइम बचा के उसी घर में रेंट पे रहो। और कल को या तो वहाँ शिफ्ट हो जाना, नहीं शिफ्ट होगे तो उसको रेंट पे चढ़ा देना, और यहाँ से रेंट, यहाँ रेंट। इन शॉर्ट आप कह रहे हो आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और आप छोटे इन्वेस्टमेंट ले लो, बट आप छोटी कम ईएमआई दे दो जो आप रेंट और ईएमआई दोनों अफोर्ड कर पाओ, बट शुड बी द रियल एस्टेट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, राइट? मेरा आखिरी सवाल है, आप अभी रिसेंटली फूफा जी से नाराज हुए थे और आपने एक लंबी चौड़ी 28 मिनट की वीडियो बनाई थी। हाँ, ठीक है। ऐसा क्या लगा आपको, क्या ऐसा एकदम से आपके दिल पे वो छू गई बात जिसकी वजह से आपने इतनी मेहनत करी और उनका गुस्सा वो उतार दिया आपने नॉलेज देके, जो लोगों को नहीं थी, ज्ञान मिल गया, जो चीजें लोगों को नहीं पता था, एंड यू वर डिफेंडिंग द रियल एस्टेट मार्केट ऑफ नोएडा। एक तो ना मुझे वो वीडियो उन्होंने लगातार बनाते रहते हैं वो नोएडा, देखो मैं आपको वैसे बताऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगा था वो वीडियो बनाने के बाद, सीरियसली। मैं बोल भी रहा था कि मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं उस टाइप की पर्सनालिटी मेरे को पसंद नहीं है कि मैंने किसी को पर्सनल वे में ऐसे वीडियो बनाई। और साथ ही में आपने ये भी बोला था उनका मुझे कंटेंट अच्छा भी अच्छा लगता है, ये नहीं बोलना चाहिए जो उन्होंने गलत, जहाँ गलत थे उनको वो सही करना था। लगातार उस तरह का बनाते रहते हैं, पर मेरे को कोई लेना देना भी नहीं है। पर मुझे ना भेजा भी उस टाइम बहुत, यार मुझे एक साथ ना 50 लोगों ने भेजा, अच्छा, कि सौरभ भाई इस पे वीडियो बनाओ भाई, ये भाई आप ही बना सकते हो, नोएडा को ऐसे करो, ये नोएडा को गिरा रहा है। तो मैं उसमें बना दिया मैंने, बट उनको मैंने आई थिंक डिफेम तो नहीं किया, कुछ गलत वे में तो उनको नहीं मैंने बोला होगा। वैसे मस्त है वो, क्यूट आदमी है, मुझे पसंद है वो, ऐसा नहीं है। मैं जानता नहीं उनको वैसे, ना मेरी कभी उनसे बात हुई है, बढ़िया आदमी है वो, बहुत नॉलेजेबल भी हैं। पर जो गलतियाँ थी वो मुझे फैक्ट उनका ठीक करना था, तो वो मैंने करा था, बस दैट्स इट। अच्छा, मेरी थोड़ी बहुत बातचीत है, मैं आपको बता देता हूँ, चलो आपको नहीं पता होगा। अगर मेरे थ्रू अगर गुड़गांव वर्सेस नोएडा हो जाए तो करोगे आप? मैं उनको जैसे पता है, मैंने हृदय को भी ना एक्सप्लेन किया, जो रियल एस्टेट में ना मेरी 3-4 लोगों से ही बात होती है। वैसे मैं आपको बताता हूँ, जो रियल एस्टेट एक सेट ऑफ रियल एस्टेट है जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया है, और एक रियल एस्टेट है जो ऑफलाइन दुनिया है। तो ऑफलाइन में भी 1-2 ही लोग हैं। वैसे देखो सब लोग क्या होते हैं कि काम है, ठीक है भाई, मिल लिए, बात कर लिया, काम कर लिया, पर जिनसे थोड़ी ज़्यादा बात हो जाती है, थोड़ा एक दोस्ती हो जाती है टाइप्स, तो ऑफलाइन वाले भी 1-2 ही लोग हैं, और ऑनलाइन में आप हो गए, गौरव हो गया, हृदय हो गया, 3-4 लोगों से ही मेरी कनेक्ट है बस।
जबकि हृदय तो मेरे से उम्र में छोटा है, तो मैं बड़े उसको वैसे भी वो है। तो मैंने उसको भी ना समझाया, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे वो फूफा जी हों, सैंगो जी हों, या कोई भी समझदार आदमी हो, अगर समझाऊंगा समझ जाएंगे। मान लो उनको नहीं पता, यहाँ नहीं इतना घूमा, नहीं पता होगा, मैं समझा दूंगा। तो मैंने हृदय को समझाया कि भाई देख ऐसा एयरपोर्ट, ऐसा ये वो, तो ही अंडरस्टूड। ही वॉज ऑल्सो नॉट दैट प्रो नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेस वे, बट ही अंडरस्टूड द लॉजिक, ही टुक हिज टाइम, ही ट्रैवल्ड, 10 बार आके समझ में आ गया। तो ऐसी मन को समझा बंदा चाहिए जो डेटा के साथ में समझा पाए उसको, लॉजिक समझा पाए, समझ जाएंगे वो लॉजिक। ऐसा नहीं उनको लॉजिक नहीं समझ में आएगा, समझ में आ जाएगा। पर उनका अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो तो मुझे नहीं पता, पर वैसे लॉजिक समझाऊंगा समझ जाएंगे। सो आई थिंक काफ़ी चीज़ें आज नोएडा से रिलेटेड हम लोगों ने कवर करी है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बट आखिरी का सवाल का जवाब नहीं मिला मुझे। गुड़गांव वर्सेस नोएडा नहीं, मैं उनको नोएडा समझाना चाहूँगा। मैं बैठ के उनको एक बार समझाना चाहूँगा कि मैं उनको, अगर मैं पॉडकास्ट कर दूँ मेरे कौन से वो यार हुए, कौन सा Anyway. वो है, उनको बोलना है आई लव हिम। अच्छा, हाँ मैं बोलना आई लव यू फूफा जी। नहीं, वीडियो जरूर देखेंगे। आप हो गए फूफा जी नहीं, मैं मजाक की बात है, आप हो गए और पॉडकास्ट ना देखे हो, ठीक है, बोलेंगे नहीं कभी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो गाइस, ये था आज का पॉडकास्ट जहाँ पे नोएडा से रिलेटेड हमने काफ़ी डिस्कशन करी है। 2026 में आज बहुत सारे लोग थे, आप ही लोगों ने सवाल उठाए थे कि यार क्या चल रहा है, होल्ड करें, सेल करें या बाय करें, या काफ़ी चीज़ें जो आप ही के थ्रू मैंने पूछी है, जो एड्रेस करी है सौरभ भाई ने। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। जो लोग अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और कोई भी आपका सवाल हो, अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में आप अपने सवाल, अपनी जो भी आपकी व्यूज़ हैं आप वो डाल सकते हैं, और उसका ज़रूर जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच।